मेरा नाम लिन बाई है। 5 साल पहले मैं ड्रैगन किंग नाम के एक बेवकूफ फैंटेसी नॉवेल की दुनिया में आ गया था। वहां मैं एक बिल्कुल ही तुच्छ विलन बन गया था। सिस्टम के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मैं खुद अपनी ही कब्र खोद रहा था और अब आखिरकार प्रोटैगनिस्ट के हाथों टुकड़े टुकड़े होकर मरने का समय आ चुका था। बस यह मिशन पूरा होते ही मैं ब्लू स्टार वापस लौट पाता। हाँ, फिर मैंने प्रोटैगनिस्ट से कहा, टैंग, खुद को मर्द बोलते हो? अगर सच में दम है तो इन्हें बोलो मुझे मार दें, तभी मैं मानूंगा कि तुम सच में क्विंग यून के तथाकथित बेटे हो। तभी प्रोटैगनिस्ट ने सभी हीरोइन कैरेक्टर्स से कहा, तुम सब अभी तक खड़ी क्यों हो? अभी के अभी इसे खत्म कर दो। इसके मरते ही हम हमेशा के लिए साथ रह पाएंगे। इतना सुनते ही सभी हीरोइन कैरेक्टर्स ने एक साथ मुझ पर हमला कर दिया। मैं जोर जोर से चीखने लगा, लेकिन तभी उन सबके मन में एक अजीब सा ख्याल आया। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने खुद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। ये सोचते ही सबकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे मन ही मन कहने लगी, मेरे सीने में इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है? जब प्रोटैगनिस्ट ने देखा कि मैं अभी भी जिंदा हूं तो वह खुद गुस्से में मुझ पर हमला करने आगे बढ़ा और चिल्लाया, मर जाओ! अगले ही पल उसकी तलवार मेरे शरीर के आर पार हो गई। नॉवेल के हिसाब से यहीं पूरी कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन तभी सिस्टम अचानक अलर्ट देने लगा, वार्निंग, वार्निंग, स्टोरी पूरी तरह गड़बड़ा रही है, रीबूट शुरू किया जा रहा है। इसके बाद सिस्टम पूरी तरह ग्लिच करने लगा और अचानक मेरी आंख खुल गई। मैं अपने बिस्तर पर बैठ गया। पहले तो मुझे लगा कि मैं अपने पुराने संसार में वापस आ गया हूं, लेकिन जैसे ही मैंने बिस्तर की तरफ देखा, वहां एक लड़की आराम से सो रही थी। यह देखकर तो मेरी हालत ही खराब हो गई। मैं तुरंत सिस्टम से बोला, धत्तेरे की सिस्टम, इस बार तो तूने सारी हदें पार कर दी। अभी अभी वापस आया हूं और इतना पागलपन वाला रिवॉर्ड दे दिया। मुझे लगा शायद ये सिस्टम की तरफ से कोई गिफ्ट है, इसलिए मैंने उस लड़की से कहा, अरे खूबसूरत लड़की, मैं आ रहा हूं। लेकिन जैसे ही वह लड़की मेरी तरफ पलटी, मैं पूरी तरह शॉक हो गया। मैंने अपना सिर पकड़ लिया और कहा, 1 मिनट, क्विंग हान, सिस्टम, आखिर तुम फिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं रोते हुए बोला, क्या मैंने मिशन पूरा करके ब्लू स्टार वापस नहीं लौट गया था? फिर क्विंग हान अभी भी यहाँ क्यों है? तभी सिस्टम लेडी सामने आई और मुस्कुराकर बोली, क्योंकि पिछली बार तुम विलन के किरदार में प्रोटैगनिस्ट के हाथों मरे थे। तुमने ओरिजिनल स्टोरी को फॉलो नहीं किया। तुम्हें हीरोइन कैरेक्टर्स के हाथों मरना था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और पूरी स्टोरी खराब कर दी। इसलिए तुम्हें यह मिशन एक बार फिर पूरा करना होगा। तब मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में आने के बाद मैंने पूरी स्टोरी एक बार आखिर तक निभाई थी, लेकिन अंत में वह पूरी नहीं हो पाई। मैं रोते हुए बोला, इतनी मेहनत करके बुरे इंसान की एक्टिंग की, प्रोटैगनिस्ट के हाथों बुरी तरह मर गया, तो आखिर यह सब किस लिए था? मेरी बात सुनकर सिस्टम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, उसे तुम्हारी हार्ड वर्क माना गया है। टेंशन मत लो एम्प्लॉयर, मैं हमेशा तुम्हें हिंट देता रहूंगा और यह भी सुनिश्चित करूंगा कि स्टोरी अपने ओरिजिनल रूट से बाहर न जाए। और क्योंकि यह मिशन इतना मुश्किल है, इसे पूरा करने पर तुम्हें 10 बिलियन की दौलत और 200 साल की उम्र मिलेगी। ये सुनते ही मैं गुस्से में चिल्लाया, धत्तेरे की सिस्टम, सच कह रहा हूं, अगर तू मुझे कभी मिल गई ना, तो मैं तुझे सच में खत्म कर दूंगा। तभी मेरे बिस्तर पर सो रही लड़की यानी हीरोइन कैरेक्टर क्विंग हान नींद से जाग गई। आंख खुलते ही उसने मुझे किसी से बात करते देखा, लेकिन बिना कुछ बोले वह सीधा मेरे पास आई और मुझे पकड़कर किस कर लिया। मैं बार बार कहने लगा, 1 मिनट, ये स्टोरी कुछ ज्यादा ही ऑफ लग रही है क्विंग हान। फिर मैं हल्का सा रोते हुए बोला, धत्तेरे की, तुमने तो मेरा दांत ही तोड़ दिया। तभी वहां प्रोटैगनिस्ट भी पहुंच गया। उसे देखते ही क्विंग हान झुंझलाकर बोली, धत्तेरे की, बस थोड़ा सा और होता तो मुझे एंटीडोट मिल जाता। मैं जहां भी जाती हूँ टैंग वहीं कैसे पहुंच जाता है? टैंग गुस्से में मेरी तरफ देखकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसे देखते ही मेरे अंदर फिर से गुस्सा भर गया। मैं मन ही मन बोला, धत्तेरे की, पिछली बार तुम्हारी तलवार की वजह से ही मेरा मिशन फेल हो गया था। इतना सोचते ही मैं उस पर टूट पड़ा। उसकी गर्दन पर थप्पड़ मारे मुक्के बरसाने लगा। तभी क्विंग हान ने अचानक मेरे मन की आवाज सुन ली। वह हैरान होकर बोली, मिशन? कौन सा मिशन? अजीब है, इसने तो कुछ कहा भी नहीं। क्या मैं इसके मन की बातें सुन पा रही हूँ? तभी सिस्टम घबराकर बोला, ओह मेरी गलती, होस्ट अब और मत मारिए, मार तो आपको खानी थी। तभी मुझे सब याद आ गया। मैंने सोचा, हाँ सही तो है, इस वक्त तो मुझे ही पिटना था। फिर मैंने टैंक से कहा, सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा ही बहक गया था। अच्छा, इस सिचुएशन को देखो, ये सब बस एक गलतफहमी है। क्या अगर मैं अभी से शुरू करूं तो क्या अभी भी स्टोरी को वापस सही ट्रैक पर ला सकता हूं? तभी टैंक ने अचानक मुझे जोरदार मुक्का मार दिया और मैं दूर जाकर गिर पड़ा। मैंने उसे देखकर कहा, अरे तुमने सच में मुझ पर चुपके से अटैक करने की कोशिश की? क्या गंदी ट्रिक है। इतना कहकर मैंने बेहोश होने की एक्टिंग शुरू कर दी। मेरी यह हालत देखकर टैंक बहुत खुश हो गया और बोला, वाह, मैं इतना पावरफुल कब हो गया? फिर वह मुस्कुराकर क्विंग हान से बोला, डरो मत, मैंने इस आदमी को पहले ही हैंडल कर दिया है। यह सब देखकर क्विंग हान मन ही मन सोचने लगी, क्या लिन बाई की एक्टिंग इतनी फेक है, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया?
यानी अब वह मेरे मन की बातें साफ साफ सुन पा रही थी। तभी अंदर गोइंग हान की मास्टर आ गईं। आते ही उन्होंने पूछा, ओह है ना, तुम ठीक हो ना? गोइंग हान उन्हें देखकर हैरान हो गई और बोली, मास्टर आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं भी उन्हें देखकर अंदर ही अंदर चौंक गया और मन में बोला, वाह लुइंग अभी यहाँ कैसे आ गई? ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से तो तांग को गोइंग हान को लेकर जाना था, फिर किसी पहाड़ी घाटी में उसका इलाज करना था और उसके बाद वही सब बेकार वाली चीजें होनी थी। तभी सिस्टम गुस्से में बोला, होस्ट आप आखिर सोच क्या रहे हैं? ये एक बिल्कुल क्लीन स्टोरी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, उल्टा आप ही उसके साथ वैसी चीजें करना चाहते हैं। गोइंग हान ने यह बात भी मेरे मन से सुन ली। तभी उसकी मास्टर ने तांग से पूछा, ऑनर क्या इसने तुम्हें कोई दवा दी थी? तांग बोला, बिल्कुल, यही आदमी हान को नुकसान पहुंचाना चाहता था, यानी यहाँ गोइंग हान को हान कहा जा रहा था। टैंग की बात सुनते ही मास्टर गुस्से से भर गईं और बोली, मैं अभी इसी बदमाश को खत्म कर देती हूँ। तभी मेरे मास्टर वहां पहुंच गए और जोर से बोले, मेरे डिसाइपल को मारने की हिम्मत किसने की? उन्हें देखकर हान की मास्टर बोली, फेन आप यहाँ कैसे? मेरे मास्टर ने शांत आवाज में कहा, अपने स्टूडेंट को घर ले जाने आया हूँ। उन्हें देखकर मैं भी हैरान रह गया और मन ही मन बोला, ओरिजिनल स्टोरी में तो इनका यहाँ होना ही नहीं था, पिछली बार तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मैंने तुरंत सिस्टम से पूछा, धत्तेरे की सिस्टम, मेरे मास्टर तो ओरिजिनल स्टोरी में थे ही नहीं, है ना? क्या स्टोरी फिर से गड़बड़ा गई? सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों गड़बड़ करूंगा? होस्ट शायद आपको ही गलत याद है, स्टोरी बिल्कुल वैसी ही चल रही है जैसी होनी चाहिए। तभी मास्टर मेरे पास आए और बोले, ये लड़का दिन ब दिन और ज्यादा सिरदर्द बनता जा रहा है, मरने का नाटक बंद करो। मैं मुस्कुराकर बोला, हाँ हाँ मास्टर। मुझे उठते देखकर टंग हैरान रह गया और बोला, आप एक्टिंग कर रहे थे? मैं खड़ा होकर बोला, हाँ बिल्कुल एक्टिंग कर रहा था। तुम्हारे जैसे वीक इंसान की अटैक से मुझे कुछ होगा? मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा फन कर रहा था। अच्छा नहीं लगा तो आओ फिर से मारकर देखो, देखते हैं मेरे मास्टर तुम्हें कैसे सबक सिखाते हैं। टंग बस मन ही मन गुस्से से जलता रहा। तभी गोइंग हान की मास्टर गुस्से में बोली, फेन क्या ये बदमाश सच में आपका डिसाइपल है? इसने मेरे स्टूडेंट का किडनैप किया है, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन देंगे? मैं तुरंत बोल पड़ा, हाँ बिल्कुल, हान को मैं ही लेकर भागा था, अगर हिम्मत है तो मुझे मारकर दिखाइए। मेरी ये बात सुनकर गोइंग हान की मास्टर गुस्से और शर्म से बोली, पूरा बिगड़ैल लड़का है, मरने की नौबत आ गई फिर भी आदत नहीं बदली। मैं मन ही मन हंसते हुए सोचने लगा, हे अब ये नर्वस हो रही है, जैसे ही फाइट शुरू होगी मास्टर मुझे जरूर बचाएंगे। लुइंग कभी भी मेरे मास्टर को हरा नहीं पाएगी। उसके बाद मैं स्टोरी को फिर से सही रास्ते पर ले आऊंगा, टैंक के साथ गोइंग हान को भेज दूंगा और सब कुछ वापस ओरिजिनल रूट पर आ जाएगा। लेकिन मेरी यह सोच भी गोइंग हान और उसकी मास्टर दोनों ने सुन ली। उसकी मास्टर गुस्से में बोली, किसने कहा कि मैं इसे हरा नहीं सकती? इतना कहकर वह मुझ पर अटैक करने ही वाली थी कि तभी गोइंग हान ने जल्दी से उन्हें रोकते हुए कहा, मास्टर नहीं। उसी समय मेरे मास्टर भी मेरे सामने आकर खड़े हो गए और बोले, लुएन अगर हिम्मत है तो इसे छू कर दिखाओ। एल्डर गुस्से में बोली, फेन क्या आप अपने डिसिप्लिन को इतना हिंसक बनने देंगे? आपको अपने सेक्ट की रेपुटेशन खराब होने का डर भी नहीं है? मेरे मास्टर ने भी पलट कर कहा, बिना सच्चाई जाने किसी को मारना चाहती हो क्या? शैन चांचिंग पैलेस के रूल्स यही सिखाते हैं। तभी टंग बीच में आकर बोला, बैठकर आराम से बात कर लेते हैं, माहौल खराब मत कीजिए। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दोनों मास्टर एक साथ उस पर बरस पड़े। तुमसे बोलने को किसने कहा? अगले ही पल दोनों मास्टर मिलकर प्रोटैगोनिस्ट यानी टैंग की धुनाई करने लगे। इसलिए कहते हैं बड़े लोगों के बीच बिना बुलाए नहीं बोलना चाहिए। मैं हैरान होकर बोला, रैबिट स्पिरिट तुम्हारा हस्बैंड पिट रहा है, हेल्प नहीं करोगी? मेरी बात सुनते ही गोइंग हान शर्माते हुए बोली, ये कैसी बकवास बातें कर रहे हो? लेकिन अगले ही पल वही गोइंग हान जिसे ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से प्रोटैगोनिस्ट से प्यार होना था, उल्टा उसी पर हमला करते हुए बोली, बस करो अब और मत लड़ो। टांग उड़कर सीधे दीवार से जा टकराया और दर्द से कराहते हुए बोला, आखिर हर बार पिटाई सिर्फ मेरी ही क्यों होती है? ये सब देखकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया, क्योंकि ऐसा कुछ भी होना नहीं था। सब कुछ पूरी तरह उल्टा हो रहा था। मैं अपने बाल नोचते हुए बार बार सिस्टम से बोला, अरे सिस्टम कुछ तो बोलो, प्रोटैगोनिस्ट खून की उल्टियां कर रहा है, उसकी आंखें भी पलट रही हैं। कहीं वह मर तो नहीं जाएगा? अगर वह मर गया तो मेरा भी गेम ओवर हो जाएगा। दूसरी तरफ दोनों मास्टर एक दूसरे पर बेहद गुस्सा थे। तभी गोइंग हान बोली, मास्टर रुक जाइए, यहाँ शायद कोई गलतफहमी हुई है। उसकी मास्टर ने पूछा, गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? गोइंग हान ने कहा, मैं आज असल में लिन बाई से शादी की बात करने आई थी, किडनैप होने के लिए नहीं। टैंग ने ही सब गलत समझ लिया। फिर वह मन ही मन सोचने लगी, मैं अभी तक लिन बाई के मन की बातों का मतलब नहीं समझ पा रही हूँ, वह अभी नहीं मर सकता। उसकी बात सुनकर तांग हैरान होकर बोला, गोइंग हान तुम ये सब क्या बोल रही हो? क्या इसने तुम्हें धमकाया है? गोइंग हान ने शांत आवाज में कहा, तांग तुमने क्या गलत समझा है मुझे नहीं पता, लेकिन इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। यह सुनते ही बेचारा प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह शॉक हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि अब क्या करे। उसने अपना सीना पकड़ लिया और बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर गोइंग हान अपनी मास्टर से बोली, मास्टर तांग को वापस सेक्ट ले चलते हैं। एल्डर लुइंग जाते जाते मेरी तरफ मुड़ी और बोली, बदतमीज लड़के, इस बार तुम्हें छोड़ रही हूँ, दोबारा मेरी नजर के सामने मत आना वरना तुम्हारी खैर नहीं।
तभी मेरे मास्टर नीचे झुककर मुझसे बोले, सब लोग जा चुके हैं, अब उठ भी जाओ। मैं शैतानी मुस्कान के साथ बोला, मास्टर आपको कैसे पता चल गया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मास्टर हल्का मुस्कुराए और बोले, तुम मेरे डिसिप्लिन हो, तुम्हारी हर छोटी बड़ी चालाकी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अब और मुसीबत मत खड़ी करना, मन लगाकर पढ़ाई करो। हंग पैलेस का मामला मैं संभाल लूंगा। मैं खुशी में मजाक करते हुए अपने मास्टर को किस करने ही जा रहा था कि उन्होंने मुझे एक जोरदार लात मारकर बाहर निकाल दिया। मैं बाहर आकर जमीन पर लेट गया और बड़बड़ाया, आह, मास्टर सच में अलग ही लेवल के हैं, मुझे यहाँ छोड़कर खुद ही चले गए। क्या यही नॉर्मल बिहेवियर है? फिर मैंने सिर झटकते हुए कहा, छोड़ो, जाने दो। उसके बाद मैंने सिस्टम से कहा, सिस्टम जल्दी मेरा रिवॉर्ड दो। सिस्टम बोला, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने विलन की स्टोरी शानदार तरीके से पूरी की है। रिवॉर्ड, हाईएस्ट लेवल टेक्निक, 9 टर्न केओस, 100 साल की एसेंस और कल्टीवेशन लेवल। मैं खुश होकर बोला, अच्छा सिस्टम, अगली स्टोरी क्या है? फिर मैंने खुद ही कहा, मुझे याद है, टैंग सुमे को स्पाई बनाकर इस्तेमाल करेगा, फिर लिंग फैमिली में सीक्रेट तरीके से घुसकर एविडेंस इकट्ठा करेगा। आखिर में सुम सबके सामने आकर लिंग फैमिली पर हमारे सोर्ड वर्ल्ड के लोगों को डिमोनिक कल्टीवेटर्स बताकर फंसाने का इल्जाम लगाएगी। फिर मैंने थोड़ा निराश होकर कहा, यह स्टोरी तो बिल्कुल पुरानी लग रही है। उसके बाद मैंने फिर पूछा, सिस्टम आखिरी बार कंफर्म कर रहा हूं, इस बार स्टोरी गड़बड़ तो नहीं हुई? सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, एकदम परफेक्ट चल रही है। तब मैंने मन ही मन स्टोरी लिखने वाले को देखकर कहा, तो फिर तुम सब अभी तक खड़े क्यों हो? जाओ सुमे को ढूंढो और स्टोरी आगे बढ़ाओ। इसके बाद सीन बदलकर एक मार्केट में पहुंच गया। वहां कुछ लोग एक लड़की को चारों तरफ से घेर कर खड़े थे। वह लड़की रोते हुए कह रही थी, मैंने तुम लोगों से कोई पैसा उधार नहीं लिया, जिसे देना है उसी से जाकर मांगो। तभी उन लोगों में से एक बोला, माँ बाप का कर्ज बच्चों को ही चुकाना पड़ता है, यही रूल है। सुमे, तुम्हारा बाप मर गया तो क्या हुआ, आज उसका पैसा तुम्हें ही लौटाना होगा। यह सब देखकर मैं मन ही मन बोला, इस आदमी की एक्टिंग सच में बहुत खराब है। बस एक्टिंग करो, ओवर एक्टिंग मत करो। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? असल में सुमे और ये सारे लोग अमीर घरों के लड़कों को ट्रैप करने के लिए एक्टिंग कर रहे थे। मैंने सोचा, ये तो इतनी जोर से बोल रहा है जैसे चाहता हो कि मैं सब सुन लूं। तभी सुमे अचानक चौंक गई और मन ही मन बोली, ये तो लिन बाई की आवाज है। क्या उसने कुछ कहा? धत्तेरे की, हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं, ये इसे कैसे पता चल गया? मैं उसकी तरफ देखकर सोचने लगा, ये कोई मूव क्यों नहीं ले रही? क्या मेरी हैंडसम फेस देखकर बेहोश हो गई? बिल्कुल अनप्रोफेशनल है। मैं अभी भी स्टोरी आगे बढ़ने का इंतजार कर रहा हूँ। तब सुमे ने अपनी एक्टिंग और बढ़ा दी। वह जोर जोर से रोते हुए बोली, तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी उन गुंडों में से एक बोला, अगर पैसा नहीं दे सकती तो खुद को ही कीमत बना दो। अगले ही पल सुमे दौड़कर मेरे पास आई, मुझे कसकर पकड़ लिया और रोते हुए बोली, भैया मुझे बचाइए, कोई तो मेरी हेल्प कीजिए। तभी वे किराए के गुंडे मेरी तरफ बढ़े और बोले, ओए लड़के, मरना चाहता है क्या? यह सब देखकर एक आदमी हैरानी से बोला, धत्तेरे की, कर्ज वसूलने आए थे और यहाँ तो एक शिनिन मास्टर तक आ गया। इस औरत ने आखिर कैसी मुसीबत बुला ली? मैं मन ही मन सोचने लगा, जिसका हाथ इस पूरे खेल के पीछे है वही शायद शनीन मास्टर हो सकता है। मैंने क्या मिनिस्टर से कुछ कह दिया था? तभी वह मेरे मन की सारी बातें सुनकर डर के मारे पीछे हट गया और मन ही मन बोला, लिन बाई ने अभी तक कुछ कहा ही नहीं। शायद मैंने सिर्फ उसके मन की आवाजें ही सुनी थी। इसके बाद मैंने उन लोगों को और ज्यादा उकसाते हुए कहा, ओए तुम लोग कंफ्यूज हो क्या? भले ही मैं अभी सिर्फ फाउंडेशन स्टेज में हूँ, लेकिन मेरी पहचान कोई मामूली नहीं है। मेरी बात सुनकर वे लोग जोर जोर से हंसने लगे और बोले, हाँ हाँ लड़के, लगता है अभी भी आधी नींद में हो। इस दुनिया में जहाँ कमजोर लोग शिकार बनते हैं, वहाँ सिर्फ ताकत ही सब कुछ होती है। मैं मन ही मन बोला, वाह क्या एक्टिंग है। ठीक है, तो फिर मैं भी थोड़ा क्रेजी होकर खेलता हूँ। फिर मैंने भी एक्टिंग शुरू कर दी और सुमे को बचाते हुए कहा, मैं कमजोर हूं तो क्या हुआ, तुम लोग इसे परेशान नहीं कर सकते। तभी उनमें से एक मुझ पर अटैक करने दौड़ा, लेकिन उसी पल एक लड़की बिजली की तरह वहां पहुंची और सिर्फ एक अटैक में तीनों को हवा में उड़ा दिया। उसे देखकर मैंने मन ही मन कहा, धत्तेरे की, ये दोनों फिर यहाँ कैसे आ गए? चलो कोई बात नहीं, सही टाइम पर आए हैं, इससे मेरा ही फायदा हो गया। इतनी मार खाने के बाद भी उन लोगों में से एक बोला, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, खुद को लकी समझो। इतना कहकर वे सब वहां से भाग गए। यह सब देखकर सुमे मुझे और कसकर पकड़ते हुए बोली, यंग मास्टर, अब मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो सुमे आपकी दासी बनना चाहती है। मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करना चाहती हूँ। उसकी इतनी खूबसूरत शक्ल देखकर मैं भी एक पल के लिए दंग रह गया और मन ही मन बोला, मानना पड़ेगा सुम सच में कमाल की है। टैंक सच में कितना केयरलेस है, इतनी खूबसूरत लड़की को मेरे पास भेजने की हिम्मत कर ली। उसे यह डर भी नहीं लगा कि कहीं मैं खुद पर कंट्रोल न खो दूं। क्या सच में मुझे इसके करीब जाना चाहिए? मेरी ये सोच सुनकर सुमे मन ही मन बोली, एक मिनट, टंग भाई ने तो कहा था कि लिन बाई देखने में भले ही लंपट लगता हो, लेकिन असल में वह कुछ भी नहीं करता। दूसरी तरफ मैं उसे देखकर मन ही मन सोचने लगा,
अब जब तुम लिन फैमिली की सेवा करने का फैसला कर चुकी हो तो मैं तुम्हारे साथ कभी गलत बर्ताव नहीं करूंगा। हमारे फैमिली में दासियों के लिए नोबल हेयर्स को बहकाना सख्त मना है। इतना कहकर मैंने सुमे को हमारे फैमिली की सर्वेंट्स रूल्स वाली एक स्क्रोल दे दी। उसे पढ़ते ही वह हैरान रह गई। वह पढ़ते हुए बोली, अगर लिन फैमिली के किसी ब्लड मेंबर के साथ रिश्ता शुरू करने की कोशिश करो और वह अप्रूव्ड ना हो तो तुरंत रिपोर्ट करना होगा। रूल तोड़ने पर नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्या ऐसा रूल सच में है? मैंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल है, इसमें जरा भी झूठ नहीं है। फिर मैं मन ही मन सोचने लगा, मैं सिर्फ एक विलेन हूँ। मुझे इन कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरीज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मेरा असली काम सिर्फ स्टोरी को खत्म करना है। लेकिन सच कहूँ तो सुमे पर बहुत तरस आता है। उसने अपना सब कुछ तांगसी के लिए कुर्बान कर दिया, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वह हाफ डीमन थी। तांगसी उसे नीची नजर से देखता था और हमेशा खुद को इनोसेंट साबित करने के लिए कहता रहता था। आखिर में सुमे ने अब मुझ समय अपना शरीर तक आग में जला दिया। मेरी हर बात सुमे साफ साफ सुन रही थी। यह सुनकर वह पूरी तरह शॉक हो गई और मन ही मन बोली, तांग भाई मुझे गंदा समझते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं फिर सोचने लगा, इस समय सुमे अभी भी हाफ डीमन है। बाद में तांगीची किस्मत से 9 स्टार ग्रीन लोटस ढूंढ लेगा जो सुमे की डीमन ऑरा छिपा सकता है, लेकिन वह उसे देना ही नहीं चाहता। सुमे सच में बहुत जिद्दी है। छोड़ो, अब और नहीं सोचता। वह चीज मैं ही उसे दे दूंगा। मेरी ये बात सुनकर सुमो और भी ज्यादा हैरान हो गई। उसने मन ही मन सोचा, इसे कैसे पता चला कि मैं भी हाफ डीमन हूँ? तभी मैंने उसे एक आइटम देते हुए कहा, अब जब तुम लिन फैमिली की दासी बनी गई हो तो इसे भी किस्मत समझ लो। ये चीज मैं तुम्हें देता हूँ। पहले जाकर अपना सामान तैयार कर लो। मुझे कुछ काम से शेनहानकिंग पैलेस जाना है। इतना कहकर मैं वहां से तेजी से निकल गया। जैसे ही मैं सेक्ट के अंदर पहुंचा, मेरे दोनों गार्ड्स मेरे सामने आ गए। एक के हाथ में गुलाब का फूल था और दूसरे के हाथ में डायमंड। मैंने हैरानी से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वे दोनों बोले, यंग मास्टर, माफी मांगने के लिए ये सब जरूरी है। यानी कुछ देर पहले गुइंग हान के साथ जो बहस और लड़ाई हुई थी, उसी को सुलझाने के लिए वे मेरे लिए गुलाब लेकर आए थे ताकि मैं उसे दे सकूं। फिर उन्होंने कहा, यंग मास्टर, हमने आपके लिए एक अपॉलॉजी लेटर भी लिखा है, कृपया एक बार देख लीजिए। तभी वहाँ गुइंग हान आ गई और बोली, तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे गार्ड्स में से एक बोला, मिस गु, ये हमारे यंग मास्टर की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। गुइंग हान ने तुरंत कहा, मैं ये नहीं ले सकती। फिर वह मन ही मन सोचने लगी, ये दोनों सच में बहुत झंझट हैं। उसी समय मैं भी मन ही मन सोचने लगा, लेकिन ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से तो गुइंग हान को यह सारी चीजें मेरे मुंह पर फेंक देनी चाहिए थीं। फिर मुझे जी भरकर बेइज्जत करना था ताकि तांगीची बाहर आकर उसका साइड ले सके। मेरी यह सोच भी गुइंग हान ने सुन ली। वह गुस्से में मन ही मन बोली, तांगीची, ये आदमी आखिर हर वक्त मेरे पीछे ही क्यों पड़ा रहता है? किसी भी हाल में उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। दूसरी तरफ मैं हान के चेहरे की तरफ देखकर मन ही मन बोला, हाँ, यही गुस्से वाला चेहरा तो देखने का इंतजार कर रहा था। जल्दी से ये सारी चीजें मेरे मुंह पर फेंको, अब और इंतजार नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गुइंग हान ने धीरे से फूल वापस मेरे गार्ड को लौटा दिए और बोली, माफ कीजिए, मेरी अभी तक आपकी फैमिली में शादी नहीं हुई है, इसलिए मैं ये गिफ्ट्स स्वीकार नहीं कर सकती। मैं मन ही मन सोचने लगा, फिर से कुछ भी ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से नहीं हुआ। अरे दादी, अगर आप ये सब मेरे मुंह पर नहीं फेंकेंगी और मुझे सबके सामने बेइज्जत नहीं करेंगी तो अपना एटीट्यूड कैसे दिखाएंगी? और टांग शीजिंग हीरो की तरह एंट्री कैसे करेगा? हीरो आएगा, ब्यूटी को बचाएगा। अब कोई और रास्ता नहीं बचा। फिर मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए सोचने लगा, अगर पहाड़ मेरे पास नहीं आता तो मैं ही पहाड़ के पास चला जाता हूँ। मैं उसके सामने जाकर बोला, गुइंग हान, तुमने मेरी प्रपोजल ठुकराने की हिम्मत कैसे की? मेरी बात सुनते ही तांग फिर गुस्से से मेरी तरफ बढ़ा और बोला, लिन भाई, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? गुइंग हान का इस तरह अपमान करने की हिम्मत कहाँ से आई? उसे देखकर मैं मन ही मन मुस्कुराया। आ गया, आखिरकार आ ही गया। गुस्से से जलता हुआ खुद मेरे पास चला आया। अब मेरी एक्टिंग का टाइम है। फिर मैंने गुस्से में टांग से कहा, तांग शीही, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? पिछली बार तुमने मुझ पर अटैक किया था, उसका हिसाब अभी बाकी है और आज खुद चलकर मेरे सामने आ गए हो। अब तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। इतना कहकर मैंने अपने गार्ड्स को आदेश दिया, अटैक। दोनों गार्ड्स तुरंत टैंक पर टूट पड़े। टैंक ने फौरन एक आर्टिफैक्ट निकालते हुए चिल्लाया, श्वानवू 7 शील्ड ब्लॉक। उसका अटैक रुकते ही आसपास खड़े लोग हैरान रह गए। उनमें से एक बोला, अरे ये तो एक डाओ आर्टिफैक्ट है। टैंग मेरी तरफ देखकर हंसते हुए बोला, लिन भाई, तुम्हें सिर्फ लोगों को तंग करना आता है, और क्या कर सकते हो? अगर हिम्मत है तो खुद मेरे साथ लड़ो। मैं मन ही मन हंसते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, मैं एक बड़े अमीर फैमिली का बेटा हूँ, तुम्हारे साथ खुद लड़ूं? वह मेरी स्टेटस के नीचे की बात है। मैं तो बस खड़ा होकर तुम्हें पिटते हुए देखूंगा। फिर मैंने सोचा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस गुइंग हान के आगे आने का इंतजार है, उसके बाद वह मेरे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। लेकिन जब मैंने उसकी तरफ देखा तो हैरान रह गया। मैं मन ही मन बोला, एक मिनट, ये लड़की अभी तक हिल भी क्यों नहीं रही?
कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने इसे इतने गिफ्ट्स दे दिए कि ये सच में मुझसे प्यार करने लगी? मेरी सारी बातें सुनकर गुइंग हान मन ही मन बोली, वह जिए या मरे, मुझे तांगीची से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात जानने की बहुत इच्छा हो रही है। लिनबाई, अगर मैं तुम्हारी स्टोरी के हिसाब से न चलूं तो तुम क्या करोगे? दूसरी तरफ मेरे गार्ड्स लगातार तैंग की धुनाई कर रहे थे। तैंग मार खाते खाते चिल्लाया, गुइंग हान, मेरी हेल्प करो। उसे देखकर मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैं मन ही मन घबरा गया और सोचा, कुछ तो गड़बड़ है। यह स्टोरी पूरी तरह ट्रैक से उतर चुकी है। तांगी को तो लगभग मार ही दिया गया, फिर भी गुइंग हान मुझे रोकने क्यों नहीं आ रही? नहीं, जैसे भी हो मुझे उसे आगे आने पर मजबूर करना ही होगा। मैंने तुरंत अपने गार्ड से कहा, बस अभी रुक जाओ। मेरे आदेश के साथ ही दोनों वहीं रुक गए। फिर मैं धीरे धीरे प्रोटैगनिस्ट की तरफ बढ़ते हुए बोला, तांगीची, अभी थोड़ी देर पहले तो खुद को बहुत ताकतवर समझ रहे थे, अब दो लोगों का भी सामना नहीं कर पा रहे? तुम इन्हें हरा ही नहीं सकते। आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए तुम्हें एक मौका देता हूँ। बस मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांग लो और वादा करो कि आज के बाद कभी भी गुइंग हान को परेशान नहीं करोगे। ऐसा करोगे तो तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तांग गुस्से से बोला, सपने देखो। मैंने भी ठंडी आवाज में कहा, अच्छा तो फिर मर जाओ। मैं उस पर अटैक करने ही वाला था कि तभी गुइंग हान ने अचानक कहा, 1 मिनट। मैं मन ही मन खुशी से मुस्कुराया। हो गया, आखिर उसे गुस्सा आ ही गया। अब असली स्टोरी शुरू होगी। फिर मैंने गुस्से का नाटक करते हुए कहा, गुइंग हान, तुम इसकी तरफदारी कर रही हो क्या? अब तुम्हें इससे प्यार होने लगा है? तभी टैंग ने मौका देखकर मेरे चेहरे पर जोरदार पंच मार दिया। मैं हवा में उछलकर दूर जाकर गिर पड़ा। मुझे गिरता देखकर मेरे दोनों गार्ड्स घबराकर चिल्लाए, यंग मास्टर। मैं जमीन पर पड़ा मन ही मन सोचने लगा, अब मेरा सपोर्टिंग विलन वाला काम खत्म। अब टैंग और गुइंग हान पहले से भी ज्यादा करीब आ जाएंगे, है ना? मेरी यह हालत देखकर मेरे गार्ड्स गुस्से से टैंग पर टूट पड़े और चिल्लाए, हरामजादे, हमारे यंग मास्टर पर अटैक करने की हिम्मत कैसे हुई? मर जा। तभी टैंग जोर से चिल्लाया, टीचर। अगले ही पल आसमान काले बादलों से ढक गया और एक एल्डर धीरे धीरे नीचे उतरते हुए बोले, तुम लोगों की इतनी हिम्मत। उस एल्डर को देखते ही मैं मन ही मन मुस्कुराया। आ गया, आखिरकार आ ही गया। विलन की बेइज्जती वाला क्लासिक सीन। अब हीरोइन का कोई बड़ा बुजुर्ग आएगा, मुझे जबरदस्त सबक सिखाएगा और फिर मैं दुम दबाकर भाग जाऊंगा। वाह, इस बार तो स्टोरी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। आसपास खड़े लोग भी हैरानी से आपस में फुसफुसाने लगे, लेकिन गुइंग हान के पिता तांगशी का साइड क्यों ले रहे हैं? आखिर ये तांग ची है कौन? मैं मन ही मन सोचने लगा। उस बूढ़े के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सुना है तांग के पास दुनिया की प्राचीन एंशिएंट रिमेंट सोल का एक हिस्सा है। सिर्फ उसकी चापलूसी करके ही नहीं रुका, अपनी बेटी तक उसे सौंपना चाहता है। सच में कितना बेशर्म आदमी है। मेरी यह बात सुनकर गुइंग हान अंदर ही अंदर चौंक गई और सोचने लगी, 1 मिनट, तांग के पीछे तो एक एम्परर भी है, तभी तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस है। तभी गुइंग हान के पिता उसके पास आए और पूछा, गुइंग हान, तुम ठीक हो ना? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद। फिर उसके पिता तांग की तरफ मुड़े और बोले, यंग मास्टर, तुम्हारी प्रतिभा सच में कमाल की है। भविष्य में तुम जरूर बहुत बड़ी ऊंचाइयां हासिल करोगे। टैंग ने विनम्रता से कहा, आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद सीनियर। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और आपको कभी निराश नहीं करूंगा। इसके बाद गुइंग हान के पिता गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए बोले, लिन फैमिली के लड़के, आज तुमने सारी हदें पार कर दी। हमारी दोनों फैमिलीज की दोस्ती का सम्मान करते हुए इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर दोबारा गुइंग हान को परेशान किया तो फिर मेरे सख्त रवैये के लिए मुझे दोष मत देना। उन्हें देखकर मैं डरने का नाटक करते हुए मन ही मन बोला, धत तेरे की, ये बूढ़ा सच में मुझे मार डालना चाहता था, पूरा पागल है। तभी अचानक आसमान से एक चमकदार रोशनी नीचे उतरी। ऊपर से एक फीनिक्स प्रकट हुआ और एक आवाज गूंजी, गुओबे वोंग, मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत दिखाई है? पहले फियन के डिसाइपल से पूछ तो लिया होता। आने वाली शख्सियत और कोई नहीं बल्कि मेरे मास्टर थे। उन्होंने ठंडी नजर से देखते हुए कहा, गुआंग, अभी थोड़ी देर पहले तुम आखिर करना क्या चाहते थे? गुओबे वोंग ने सम्मान से जवाब दिया, फेरी फियान, आज जो कुछ भी हुआ, लिन बाई ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। उसने सबके सामने मेरी बेटी की बेइज्जती की। ऐसे में मैं चुप कैसे बैठ सकता था? मेरे मास्टर हल्का मुस्कुराए और बोले, बेइज्जती? गोएवोंग, तुम्हारी बेटी के शरीर पर जो इतने सारे कीमती खजाने और आभूषण हैं, क्या वे किसी मामूली चीज के बराबर हैं? उसे तुम अपमान कहते हो? दूसरे लोग होते तो ऐसा मौका पाने के लिए भीख मांगते। यानी गुइंग हान के गले और शरीर पर जितने भी कीमती आभूषण थे, वे सब हमारी फैमिली की तरफ से दिए गए थे। यह सुनते ही गुइंग हान के पिता का चेहरा बदल गया। वे साफ तौर पर घबरा गए। मैं मन ही मन खुश होकर बोला, मास्टर सच में कमाल है। लेकिन अगले ही पल मुझे कुछ याद आया और मैं उदास होकर सोचने लगा। अफसोस की बात यह है कि टैंग के पास अभी भी वह एंशिएंट रेमनेंट सोल मौजूद है। अगर मास्टर ने ज्यादा दखल दिया तो शायद अंत अच्छा नहीं होगा। मेरी ये सोच सुनते ही दोनों एक साथ चौंक गए और मन ही मन बोले, एंशिएंट रेमनेंट सोल? फिर दोनों ने मुड़कर मेरी तरफ देखा। मैं उनकी नजर देखकर हैरान हो गया
और मन ही मन बोला, ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मैं सच में इतना हैंडसम हूँ? तभी मेरे मास्टर ने गू बिवोंग से कहा, पेट्रियार्क गू, जब दोनों पक्षों की अपनी अपनी बातें हैं तो क्यों ना लिन बाय और तांगी को आमने सामने बैठाकर सच्चाई पता की जाए। इससे सब कुछ साफ हो जाएगा। मैं अपने अप्रेंटिस के लिए न्याय चाहता हूँ। गू बिवोंग मुस्कुराकर बोले, फेरी हे यान, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने इस मामले पर ठीक से विचार नहीं किया था। कोई जल्दी से लिन बाय को इनर कोर्ट में लेकर आए, उसका तांगशी से सामना कराया जाए। मैं इस पूरे मामले की अंत तक जांच करूंगा और सबको एक संतोषजनक जवाब मिलेगा। तभी दो लोग मुझे पकड़कर अंदर ले जाने लगे। मैं मन ही मन मुस्कुराते हुए सोच रहा था, मेरी एक्टिंग तो एकदम परफेक्ट थी, इसके लिए तो मुझे ऑस्कर मिलना चाहिए। गुइंग हान मेरी तरफ देखते हुए मन ही मन सोच रही थी, यह आदमी अब फिर क्या करने वाला है। दूसरी तरफ मेरे मास्टर भी मुझे देखकर सोच रहे थे, मेरा अप्रेंटिस आखिर प्लान क्या कर रहा है। इसके बाद सीन इनर हॉल में बदल गया। वहां गुइंग हान की मां बैठी थी। उन्हें देखकर मैं मन ही मन सोचने लगा, सुआनन एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की कल्टिवेटर है। कभी वह सू फैमिली की सबसे महान प्रतिभा थी, इतनी शानदार महिला, लेकिन गुआइवांग नाम के उस बूढ़े की वजह से उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और सबसे गुस्से वाली बात तो यह है कि तांगशी जैसा जानवर भी उनके लिए गंदी नीयत रखता था। मेरी ये बात सुनकर गुइंग हान की मास्टर अंदर ही अंदर चौंक गईं और सोचने लगीं, क्या यह मेरे बारे में कह रहा है। तभी सेक्ट मास्टर ने तांग की तरफ देखते हुए कहा, तांगीची, तुम बार बार कह रहे हो कि लिन बाय ने गुइंग हान को दवा खिलाई और उसका किडनैप किया। क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? टैंग ने सम्मान से झुककर कहा, सेक्ट मास्टर, मेरे पास सबूत मौजूद है। इतना कहकर उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले और सेक्ट मास्टर को देते हुए बोला, सेक्ट मास्टर, कृपया इसे देखिए। ये कल के फिजिशियन की मेडिकल रिपोर्ट है। इसमें साफ साफ गुइंग हान के जहर का समय और उसके सिम्टम्स लिखे हुए हैं। यही लिन बाय का अपराध साबित करने के लिए काफी है। ये सब देखकर सेक्ट लीडर का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया, लेकिन मैं तुरंत मासूम बनने की एक्टिंग करते हुए बोला, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने गुइंग हान को कोई दवा नहीं खिलाई। ये सब तांगशी ने किया है, उसने मुझे फंसाया है। ये सब कहने के बाद मैं मन ही मन मुस्कुराया। हे, मेरी एक्टिंग कमाल की चल रही है ना? अब तांगशी पक्के सबूत निकालेगा और सबके सामने मेरी जबरदस्त बेइज्जती करेगा। मेरी ये सारी बातें गुइंग हान, उसकी मास्टर और मेरे मास्टर तीनों अपने मन में साफ साफ सुन रहे थे और अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। मेरी सोच के मुताबिक स्टोरी आगे बढ़ी। तभी टंग बोला, सेक्ट मास्टर, मेरे पास यह बेहोश करने वाला पाउडर है जो मुझे मिला था, और यह वह लेटर भी है जो लिन बाय ने गुशिमी के नाम भेजा था। तभी गुइंग हान के पिता गुस्से में सारे सबूत मेरे ऊपर फेंकते हुए बोले, लिन बाय, अब तुम्हारे पास अपने बचाव में कुछ कहने को बचा है? मैं मायूस होकर सिर झुकाकर खड़ा रहा। फिर मन ही मन बोला, हाँ, अब देखना मेरी शानदार एक्टिंग। अब फैन और गुइंग हान दोनों मुझसे पूरी तरह नफरत करने लगेंगे। लेकिन तभी गुइंग हान अचानक बोली, एक मिनट पिताजी, मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में बहुत कुछ सस्पिशियस है। सब कुछ ठीक से मैच नहीं कर रहा। उसके पिता ने पूछा, गुइंग हान, तुम कहना क्या चाहती हो? उसने जवाब दिया, पिताजी, मैं आपके फैसले पर सवाल नहीं उठा रही, लेकिन ये सब कुछ जरूरत से ज्यादा कोइंसिडेंस लग रहा है। तांगशी तो सेक्ट का सिर्फ एक साधारण डिसिप्लिन है, फिर उसके पास फिजिशियन की रिपोर्ट आई कैसे? उसकी बात सुनते ही तांग के चेहरे पर पसीना आ गया और वह घबराने लगा। गुइंग हान की बात में दम है, तुम्हें इसका साफ जवाब देना होगा, नहीं तो मेरे सख्त रवैये के लिए मुझे दोष मत देना। उनकी बातें सुनकर मैं भी अंदर ही अंदर हैरान रह गया और सोचने लगा, धत्तेरे की बूढ़ी लोमड़ी, रूल्स के हिसाब से खेल क्यों नहीं रही? अब मैं ये मिशन पूरा कैसे करूंगा? तभी टैंग भी घबराकर बोला, पूरी स्टोरी ही ट्रैक से बाहर जा रही है। मैं मन ही मन बोला, नामुमकिन। अरे तुम्हारी इंस्टेंट थिंकिंग इतनी वीक क्यों है? बस इतना बोल देते कि गुआइवांग ने खुद सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन की थी, सब कुछ वहीं पर सेट हो जाता। मेरी सोच के मुताबिक अगले ही पल एसेक्स लीडर बोले, सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन मैंने ही करवाई थी। और बेटी, क्या तुम भूल गई कि एक बार तुमने अपनी मास्टर को मैसेज भेजा था? यह सुनते ही मैं राहत की सांस लेते हुए मन ही मन बोला, आखिरकार सब कुछ फिर से सही ट्रैक पर आ गया। सिस्टम, अब स्टोरी का स्टेटस क्या है? तभी सिस्टम खुशी से बोला, बॉस, शानदार, स्टोरी अभी भी बिल्कुल सही रूट पर चल रही है। टैंग तुरंत बोला, सेक्ट मास्टर, लिन बाय की हरकतें सारी हदें पार कर चुकी हैं। ये बिल्कुल भी माफ करने लायक नहीं है। इससे सिर्फ शूजी की रेप्यूटेशन ही खराब नहीं हुई, बल्कि श्वान हान की लाइटनेस, स्किल और हो इमॉर्टल सेक्ट की रेप्यूटेशन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मेरी राय में तुरंत फैसला लेकर इन दोनों की एंगेजमेंट तोड़ देनी चाहिए। इससे दोनों फैमिलीज का रिश्ता भी साफ और हो जाएगा। सेक्ट लीडर ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत अच्छा सुझाव है, तो फिर ऐसा ही होगा। लेकिन तभी गुइंग हान बोली, पिताजी, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? उन्होंने पूछा, तुम्हें कोई आपत्ति है? गुइंग हान बोली, अगर यह बात बाहर फैल गई तो मेरी रेप्यूटेशन भी खराब होगी, लेकिन चूंकि लिन बाय पहले ही माफी मांग चुका है, इसलिए मैं उसे अपनी सच्चाई साबित करने का एक मौका देना चाहती हूँ। उसकी बात सुनते ही तो मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। मैं इतनी मेहनत से स्टोरी को यहाँ तक लेकर आया था और अब सब कुछ फिर से बिगड़ने लगा। मैं मन ही मन चिल्लाया, धत्तेरे की, क्या ये लड़की पागल हो गई है? एंगेजमेंट तोड़ने का इतना शानदार मौका भी छोड़ दिया।
या फिर क्या इसे सच में मुझसे प्यार होने लगा है? दूसरी तरफ गुइंग हान मन ही मन सोच रही थी, अगर यह मुझे इतनी आसानी से हटाना चाहता है तो ऐसा कभी नहीं होगा। सेक्ट लीडर ने पूछा, गुइंग हान, तुम चाहती हो कि वह अपनी सच्चाई कैसे साबित करे? उसने जवाब दिया, मैंने अभी तक यह तय नहीं किया है। फिलहाल लिन बाई को हमारे शेनहन पैलेस में रहने दिया जाए, इस तरह मैं खुद उसकी निगरानी भी कर सकूंगी। उसकी बात सुनते ही मेरी और प्रोटैगनिस्ट दोनों की हालत खराब हो गई। हम दोनों एक साथ जोर से चिल्ला उठे। क्या? सेक्ट लीडर ने तुरंत मना करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, लिन बाई आखिर एक बाहरी इंसान है, उसका शेनहन पैलेस में रहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अगर यह खबर बाहर फैल गई तो तरह तरह की अफवाहें फैल जाएंगी। गुइंग हान ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, लिन बाई मेरा फियांसे है, वह अभी गंभीर रूप से घायल है। उसकी फियांसे होने के नाते उसकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। ऐसे में कौन हिम्मत करेगा कोई अफवाह फैलाने की? आखिरकार सेक्ट लीडर भी मान गए और बोले, ठीक है, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो ऐसा ही होगा। अगला सीन शेनहन पैलेस में दिखाया गया। मैं बिस्तर पर लेटा पूरी तरह ट्रॉमेटाइज्ड था, क्योंकि कुछ भी ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से नहीं हो रहा था, जबकि मेरी पिछली जिंदगी में तो सब कुछ बिल्कुल सही हुआ था। मैं मन ही मन बार बार सोच रहा था, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सब कुछ पूरी तरह उल्टा पुल्टा हो गया है, पूरा केओस मचा हुआ है। क्या गुइंग हान सच में मेरी देखभाल करना चाहती है या फिर यह मौका देखकर मुझसे बदला लेने की तैयारी कर रही है? तभी सिस्टम ने कहा, टेंशन मत लीजिए बॉस, स्टोरी अभी भी सही रास्ते पर ही चल रही है। ये सुनते ही मैं गुस्से में मन ही मन चिल्लाया, अरे भाई, तुम्हारे पास जरा सी भी अक्ल है या नहीं? सिस्टम थोड़ा शर्माते हुए बोला, शायद वो बात सच है, मास्टर को मार भी पड़ी और रिजेक्ट भी होना पड़ा, है ना? मैं मन ही मन बोला, छोड़ो, तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा है कि स्टोरी के अगले हिस्से की प्लानिंग करूं। फिर मैं पूरे ध्यान से आगे की घटनाओं के बारे में सोचने लगा। आगे शेनहान पैलेस, शैन क्वान एकेडमी और चोंगकिंग सेक्ट मिलकर मार्शल गॉड सील खोलेंगे। उसके बाद मास्टर हार जाएंगे, उनकी गोल्डन सोर्ड भी छिन जाएगी और तभी टांगशी को मास्टर के और करीब आने का मौका मिलेगा। तभी मास्टर कमरे में आ गई। उन्हें देखते ही मैं मन ही मन बोला, ओह, मास्टर आ गई। मैं इन्हें वार्निंग कैसे दूं? इन्हें टैंगशी और उन सेक्ट के बारे में सावधान करना होगा। वह मामला रेमिनेंट अर्थ सोल से जुड़ा है, शायद मास्टर भी उसे हैंडल न कर पाएं। ठीक है, मेरे पास अभी भी एक लाइफ सेविंग जेड पेंडेंट है जो अर्थ लेवल का एक अटैक रोक सकता है, लेकिन यह मास्टर को दूं कैसे? मेरी हर सोच मास्टर भी सुन रही थी। वह मन ही मन भावुक होकर सोचने लगी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा डिसिप्लिन मुझे बचाने के लिए अपनी हर चीज दांव पर लगाकर इतना निर्दयी विलेन बनने की एक्टिंग कर रहा है। तभी गुइंग हान की मास्टर भी वहां आ पहुंची। उन्होंने कहा, मैं फिजिशियन को लिन बाई की चोटें चेक करने के लिए लाई हूँ। फिर मास्टर बोली, मैं थोड़ी देर बाहर जाकर फ्रेश एयर लेती हूँ, तुम लोग आराम से देख लो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। इतना कहकर वह बाहर चली गई। एल्डर लुइंग ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, जल्दी से इनकी जांच कीजिए। डॉक्टर ने मेरी नाड़ी देखी और हैरान होकर बोले, अजीब, इस यंग मास्टर की पल्स बहुत असामान्य है। फिर उन्होंने पूछा, मैडम, क्या आपको पूरा यकीन है कि ये घायल हैं? दूसरी तरफ मैं मन ही मन हंसते हुए सोच रहा था, मैं ग्रेट अचीवमेंट रीलम की पीक स्टेज पर हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का कोई इंसान मेरी असली चोट कैसे पहचान सकता है? बताइए, मेरी एक्टिंग कितनी रियल लग रही है ना? तभी डॉक्टर बोले, मैडम, शायद इस यंग मास्टर की बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन ही अलग है। एल्डर लुइंग ने पूछा, इसलिए इतनी जल्दी रिकवर कर जाते हैं? डॉक्टर ने सिर हिलाकर कहा, जी बिल्कुल मैडम। लेकिन अगले ही पल उसने ऐसी बात कह दी कि मेरा दिमाग घूम गया। वह बोला, लेकिन अगर मैं पल्स के आधार पर फैसला करूं तो रिजल्ट ये है। एल्डर लुइंग ने पूछा, क्या रिजल्ट? डॉक्टर पूरे कॉन्फिडेंस से बोला, रिजल्ट ये है कि यह यंग मास्टर प्रेग्नेंट हैं। मैं मन ही मन उसे गाली देते हुए बोला, धत्तेरे की। पल्स पकड़ते पकड़ते पूरा सिस्टम ही हिला दिया। चलो अब जरा ठीक से देखो। एल्डर लुइंग हंसी रोकते हुए बोली, डॉक्टर, कृपया एक बार फिर से चेक कीजिए। डॉक्टर बोला, जी मैडम, जब आपने कहा है तो एक बार और देख लेता हूँ। इस बार उसने ध्यान से पल्स जांची और बोला, ये पल्स बहुत कमजोर है। साफ पता चल रहा है कि इन पर छिपकर हमला किया गया था। इन्हें बेहद गंभीर इंटरनल इंजरी हुई है। ऊपर से ज्यादा मेंटल स्ट्रेस और गुस्से की वजह से इनके अंदरूनी अंगों पर भी बुरा असर पड़ा है। अगर तुरंत इलाज नहीं हुआ तो इनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। मैं मन ही मन राहत की सांस लेते हुए बोला, गधे डॉक्टर, आखिरकार इस बार सही डायग्नोसिस किया। थोड़ी सी देर और होती तो बड़ी मुसीबत हो जाती। मेरी सारी बातें एल्डर लुइंग भी सुन रही थीं। वह मन ही मन मुस्कुराकर सोचने लगी, कमाल है लिन, अगर मैं तुम्हारे मन की आवाज न सुन पा रही होती तो तुम्हारी इतनी कमजोर एक्टिंग में हम सब सचमुच बेवकूफ बन जाते। समझ गई। डॉक्टर, अब आप जा सकते हैं। डॉक्टर ने सम्मान से कहा, मैडम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। एल्डर लुइंग बोली, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मेरे पास एक हीलिंग एलिक्सर है, उसकी चोटें ठीक करने के लिए वही काफी होगा। डॉक्टर ने झुककर प्रणाम किया और वहां से चला गया। उसके जाते ही एल्डर लुइंग मेरे पास झुककर बोली, लिन बाय, अब उठ जाओ और एक्टिंग करना बंद करो। मैं मन ही मन बोला, मैं एक्टिंग जारी ही रखूंगा। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं कि यह मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगी।
तभी एल्डर लुइंग ने अचानक मेरे शरीर के अलग अलग हिस्सों को दबाकर जांच करना शुरू कर दिया। मैं घबराकर मन ही मन सोचने लगा, अब इस महिला को अचानक क्या हो गया। एल्डर लुइंग मेरे शरीर के अलग अलग हिस्सों को हल्के से छूते हुए बोली, अगर तुम अब भी नहीं उठे तो फिर मैं तुम्हें अच्छे से टच करना शुरू कर दूंगी। मैं अंदर ही अंदर घबरा गया और सोचने लगा, ये क्या हो रहा है, ये सासू माँ तो पूरी क्रेजी हैं। एल्डर लुइंग बैठकर मुस्कुराई और बोली, काफी इंटरेस्टिंग है, तुम्हारे शरीर पर कहीं भी चोट का कोई निशान नहीं है, फिर भी तुम इतनी बड़ी एक्टिंग कर रहे हो। लिन बाय, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं लेटे लेटे सोचने लगा, गड़बड़ हो गई। अभी पल्स चेक करते वक्त इन्होंने मेरी एक्टिंग पकड़ ली, मतलब सासू माँ सब समझ चुकी हैं। फिर मैं हल्की सी स्माइल के साथ उठकर बोला, आंटी मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। लेकिन मन ही मन सोच रहा था, अब इसे एक्सप्लेन कैसे करूं? असली बात तो बिल्कुल नहीं बता सकता, मैं तो बस गुइंग हान की सिंपैथी पाना चाहता था। मेरी ये सारी बातें एल्डर लुइंग अपने मन में साफ साफ सुन रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराई और मन ही मन बोली, ये लड़का लगता है किसी मिस्टीरियस पावर के इन्फ्लुएंस में है, शायद इसी वजह से ऐसा बिहेव कर रहा है। तभी वहां चिंग हान आ गई। उसे देखते ही एल्डर लुइंग बोली, चिंग हान तुम आ गई। चिंग हान ने कहा, माँ मैं लिनबाई को देखने आई हूँ। मैं मन ही मन सोचने लगा, बस अब तो ये लेडी मेरे साथ अलग ही तरह का व्यवहार शुरू कर देगी। कहानी तो अब पूरी ट्रैक से उतरने वाली है। चिंग हान थोड़ी सीरियस होकर बोली, जब तुम जाग ही गए हो तो थोड़ा बात करते हैं, बताओ अपनी सिंसेरिटी कैसे प्रूव करोगे? मैं उसके पास जाकर थोड़ा अलग अंदाज में बोला, सिंसेरिटी? और मन ही मन सोचने लगा, ये फिर कौन सी नई चाल चल रही है? चिंग हान बोली, लियन भाई तुमने खुद कहा था कि तुम मुझसे माफी मांगना चाहते हो, तो अब देखते हैं तुम्हारी सिंसियरिटी कितनी जेन्युइन है। उसकी बात सुनकर मुझे समझ आ गया कि वो क्या कहना चाहती है। मैं मन ही मन सोचने लगा, क्या ये कैसे पॉसिबल है? इतनी टूटी हुई सड़क पर भी कोई गाड़ी चलती है क्या? तभी अचानक चिंग हान ने मेरे गाल पकड़कर खींचना शुरू कर दिया और बोली, लिन भाई तुम फिर क्या क्या रैंडम बातें सोच रहे हो? तभी उसे याद आया कि वो मेरे मन की बातें सुन सकती है, लेकिन ये राजज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए उसने तुरंत बात बदलते हुए कहा, मैं अभी क्या कर रही हूँ छोड़ो, अब मेन पॉइंट पर आते हैं। तुम बार बार कह रहे थे कि मुझसे माफी मांगोगे और अपनी सिंसियरिटी दिखाओगे। बहुत आसान है, आज से तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट बनोगे, दिन रात मेरी केयर करोगे। ये सुनते ही मेरा दिमाग पूरी तरह हैंग हो गया। मैं हैरानी से सोचने लगा, क्या दिन रात? गुइंग हान तो हमेशा कूल काम और डिस्टेंस मेंटेन करने वाली इंसान रही है, वो किसी को अपने पास तक नहीं आने देती। मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि अपनी पर्सनल लाइफ में वो इतनी डेस्परेट निकलेगी। फिर मैं बोला, गुइंग हान मेरी केयर करोगे, ये थोड़ा ज्यादा वेग नहीं है, थोड़ा क्लियरली बोल सकती हो? कहीं ऐसा ना हो कि अचानक मुझे तुम्हारा टॉयलेट तक उठाना पड़ जाए, फिर तो मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। क्या ये मेरी अल्टीमेट बैड लक नहीं होगी? मैं तो बस उसे टीज करने के लिए ये सब बोल रहा था। मेरी बातें सुनकर चिंग हान शर्म और गुस्से से लाल हो गई। उसने कहा, मैं कई सालों से फास्टिंग कल्टीवेशन कर रही हूँ, मुझे तो वॉशरूम जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तभी मेरी सासू माँ बोली, चिंग हान लिनबाय अभी भी सीरियसली इंजर्ड है, इसे ज्यादा परेशान मत करो, जितना ये आराम से कर सके बस उतना ही करने देना। उनकी बात सुनकर मेरा दिमाग पूरी तरह फ्रीज हो गया। मैं मन ही मन सोचने लगा, धत्तेरे की सासू माँ, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? इन्हें तो पहले ही पता चल गया था कि मैं चोट का नाटक कर रहा हूँ, फिर भी ये मेरी साइड क्यों ले रही हैं? नहीं सासू माँ, अब तो मैं आपको बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा। जितना वक्त बीत रहा है मैं उतना ही कंफ्यूज्ड होता जा रहा हूँ। चिंग हान ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, जब माँ ने कहा है तो मैं कंडीशंस थोड़ी आसान कर देती हूँ। पहले मेरे कंधों की मसाज करोगे, फिर मेरे पैरों को दबाओगे। मैं तुरंत उसके पैरों के पास बैठ गया और धीरे धीरे मसाज करने लगा। चिंग हान मन ही मन सोचने लगी, लिनबाय ये नाजुक अमीर लड़का शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना इंसल्ट फील नहीं किया होगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं उसके पैर दबाते हुए अंदर ही अंदर बेहद खुश था। मैं सोच रहा था, यार किसी इंसान के पैर इतने खूबसूरत भी हो सकते हैं क्या? सीरियसली, इन पैरों को तो चाहो तो पूरे 1 साल तक देखते रहो, फिर भी मन नहीं भरेगा। मेरी ये सारी बातें सुनकर चिंग हान का चेहरा शर्म से पूरा लाल हो गया। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं ऐसी बातें सोच भी कैसे सकता हूँ। तभी मैं फिर मन ही मन सोचने लगा, अगर मुझे सही याद है तो गुइंग हान जन्म से ही फ्रॉस्ट ब्लड बॉडी की मालिक है। मेरी ये सोच चिंग हान और उसकी माँ दोनों साफ साफ सुन रही थी। मैं आगे सोचने लगा, उसके ऊपर शेनहान लाइटनेस स्किल और सबसे पावरफुल आइस हार्ट टेक्निक मिलकर उसे एक ही पल में 100 गुना ताकत एक्सप्लोड करने की एबिलिटी देते हैं। लेकिन इस बॉडी की एक बहुत डेंजरस वीकनेस भी है। मेरी ये बातें सुनकर माँ सडेट और बेटी दोनों पूरी तरह शॉक्ड रह गईं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुझे उनका इतना बड़ा सीक्रेट कैसे पता है। एल्डर लुयेन मन ही मन बोली, ये तो शेनहान लाइटनेस स्किल का सबसे बड़ा सीक्रेट है। लिनबाय को ये आखिर पता कैसे चला? तभी अचानक मुझे कुछ याद आया और मैं मन ही मन बोला, ओह अब याद आया,
हर अमावस्या की रात गोचिंग हान के शरीर के अंदर की ठंडी शक्ति लगातार जमा होती रहती है, लेकिन किसी भी तरीके से बाहर नहीं निकल पाती। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह जम जाता था, यहाँ तक कि वह हिल भी नहीं पाती थी, और उसकी ताकत जितनी बढ़ती उसकी ये पीड़ा उतनी ही भयानक होती जाती। आखिर में जब तांगशी आग के जहर से संक्रमित हो गया था, तब गोइंग हान ने वही जहर खुद निगलकर उसकी जान बचाई थी। तभी बड़ी मुश्किल से यिन और यांग के बीच थोड़ा सा बैलेंस बन पाया था, लेकिन बदकिस्मती से उसके बाद उसकी ताकत हमेशा के लिए रिटर्न टू वॉइड स्टेज पर ही रुक गई। वह कभी भी एम्परर लेवल तक नहीं पहुंच सकी। ये सब सुनकर चिंग हान पूरी तरह शॉक्ड रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह मन ही मन सोचने लगी, क्या मैंने सच में एक आदमी के लिए एम्परर बनने का मौका छोड़ दिया था? क्या मैंने सिर्फ एक इंसान के लिए इतना बड़ा अवसर खो दिया? दूसरी तरफ मुझे तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि सब लोग मेरे मन की बातें सुन सकते हैं। मैं मन ही मन सोच रहा था, लगता है तो मैंने पहले एक पाम टेक्निक सीखी थी, शायद वो गोइंग हान के काम आ सकती है। अभी तो वह सिर्फ गोल्डन कोर लेवल पर है, इसलिए अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त उसकी यह समस्या पूरी तरह ठीक कर सकता हूं। फिर गोइंग हान बड़ी आसानी से एम्परर लेवल तक पहुंच जाएगी। मैं हल्का सा हंसते हुए सोचने लगा, इस बार पहले जैसा नहीं होगा। पिछली बार तो वो मुझे मारना चाहती थी, लेकिन उसके पास उतनी ताकत नहीं थी। उम्मीद है इस बार वो मुझे जोरदार तरीके से पीटेगी। मेरी ये सारी बातें सुनकर माँ और बेटी दोनों हैरान रह गईं। दोनों के मन में एक ही सवाल था, आखिर लिनबाई पहले क्या क्या झेल चुका है। दूसरी तरफ मैं चिंग हान की पीठ की मसाज कर रहा था। तभी चिंग हान अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी। हाँ, दर्द हो रहा है। ये आवाजें सुनते ही मेरी पैनिक और बढ़ गई। मैं तो पहले ही एक लड़का हूँ, ऊपर से ऐसी आवाजें। मैं मन ही मन सोचने लगा, धत, इसकी ये कराहने की आवाजें इतनी डेंजरस हैं कि कोई भी अपना कंट्रोल खो दे। तभी मुझे अपना मकसद याद आ गया। मैंने खुद को संभालते हुए सख्त आवाज में कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर अभी मैं बहक गया तो एक लड़के के तौर पर मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। खुद पर कंट्रोल रखो लिन। दूसरी तरफ चिंग हान मेरे मन की बातें सुनकर पूरी तरह कंफ्यूज्ड थी। वह सोचने लगी, रुको, ये आदमी आखिर बोल क्या रहा है? फिर मैंने उसके पैर पकड़कर कहा, ज्यादा हिलो मत। सच कहूं तो फायर क्लाउड पाम का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ऊपर से जब ये तुम्हारी फ्रॉस्ट ऑरा के साथ मिलती है तो कई तरह की रिएक्शंस हो सकती हैं। सब कुछ स्टेबल रखना सच में आसान नहीं है। फिर मैं मन ही मन बड़बड़ाया, मैं तो पहले से ही पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि खुद पर कंट्रोल रखूं। तुम भी अब थोड़ा कोऑपरेट कर लो। कितनी ट्रबलसम लड़की हो। मेरी बातें सुनकर चिंग हान बोली, सच कहूं मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ मसाज करवाना भी इतना रिस्की हो सकता है। मैं मन ही मन सोचने लगा, हम आज ये इतनी शांत क्यों है? खैर, ये बदलाव बुरा नहीं है। रोज उस बर्फ जैसी ठंडी एक्सप्रेशन वाली शक्ल देखने से तो ये कहीं बेहतर है। मेरी ये सोच सुनकर चिंग हान मन ही मन बोली, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आ रही हूँ, फिर भी तुम खुश नहीं हो? इसके बाद मैं फिर उसकी पीठ की मसाज करने लगा, लेकिन चिंग हान बार बार धीरे से कह रही थी, थोड़ा दर्द हो रहा है। तब मैंने आंटी से कहा, आंटी, क्या आप इसे थोड़ा सपोर्ट कर सकती हैं? आंटी ने चिंग हान को आराम से बिस्तर पर लिटा दिया और बोली, लिन बाई, थोड़ा धीरे करो। मैंने जवाब दिया, यहाँ धीरे करने से काम नहीं चलेगा, स्पीड नहीं, कंट्रोल जरूरी है। ठीक है, बस यही आखिरी स्टेप है। गोइंग हान, थोड़ा और सहन करो। इतना कहकर मैंने तेजी से मसाज शुरू कर दी। चिंग हान लगातार कहती रही, दर्द हो रहा है। तभी ये आवाजें सुनकर तैंग गलत समझ बैठा। उसने जोर से दरवाजा तोड़कर अंदर आते हुए कहा, ये कैसी आवाजें हैं? मिंगबाई, तुम चिंग हान के साथ कोई गलत हरकत तो नहीं कर रहे? उसे देखते ही आंटी गुस्से में बोली, मेरी बेटी के कमरे में घुसने की हिम्मत किसने दी तुम्हें? आंटी को देखकर टंग घबरा गया और हकलाते हुए बोला, आंटी, मैं अभी आया। उसे देखकर आंटी को अचानक मेरी बातें याद आ गईं और वह मन ही मन सोचने लगी, क्या यही लड़का चिंग हान को एम्परर बनने से रोक रहा है? तांग गुस्से में बोला, आंटी, आपने इन्हें ऐसा करने की इजाजत कैसे दे दी? आंटी ने ठंडे लेकिन सख्त लहजे में पूछा, ऐसा करने से तुम्हारा मतलब क्या है? साफ साफ बोलो। उसकी बात सुनकर चिंग हान भी नाराज हो गई। उसने कहा, मैंने लिनबाई से अपने शरीर का ट्रीटमेंट करने को कहा था। तुम्हारी नजर में ये गंदी बात कैसे बन गई? टैंग जल्दी से बोला, चिंग हान, मेरा वो मतलब नहीं था। लिनबाई बहुत चालाक है, उसकी मीठी बातों में मत आना। मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहता हूँ। चिंग हान हल्की सी अजीब मुस्कान के साथ बोली, मेरा भला? आप हमेशा यही कहते हैं कि मेरे लिए कर रहे हैं, लेकिन जरा ये भी देखिए कि आपने किया क्या है। मेरे कमरे में घुसकर आपने मेरा ट्रीटमेंट ही रुकवा दिया। क्या इसे ही मेरा भला कहते हैं? दूसरी तरफ मैं सिर पकड़कर मन ही मन बोला, सिस्टम, इस कहानी में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई है। जरा एक्सप्लेन करो, यहाँ आखिर चल क्या रहा है? तभी सिस्टम ने आराम से जवाब दिया, हाँ बॉस, सब बिल्कुल सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ओरिजिनल स्टोरी में ये दोनों हमेशा ऐसे ही नोकझोंक करने वाली जोड़ी थे। आप बीच में बेहोश हो गए थे, इसलिए वो सब देख ही नहीं पाए। म्याऊं। मैं मन ही मन सोचने लगा, तो आपका मतलब ये है कि जब मैं ओरिजिनल स्टोरी में मौजूद नहीं होता, तब हीरो और हीरोइन हमेशा मेरी वजह से ही लड़ते रहते हैं।
और इस बार मैं बिना कुछ जाने सीधे कहानी के बीच में आ गया, इसलिए कोइंसिडेंस से उन दोनों के बीच फंस गया। मतलब एक बार फिर स्टोरी अपनी ओरिजिनल लाइन से हट गई। चिंग हान गुस्से में तांग से बोली, तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? क्या हमें तुम्हें बाहर निकलने के लिए कहना पड़ेगा? तांग गुस्से और दुख में बोला, ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन बाद में पछताना मत। मैं मन ही मन सोचने लगा, लेकिन ये आदमी फिर से शैन हान चिंगोंग में शामिल क्यों हुआ? ओह, अब याद आया, उसकी उंगली की रिंग में मौजूद टूटी हुई आत्मा ने ही उसे यहाँ आने के लिए कहा था। ये सब टाइम स्पेस सोर्ड की अनमोल शक्ति हासिल करने के लिए है। वो उसी पावर को लेने आया है। मेरी ये सोच सुनते ही माँ और बेटी दोनों फिर से हैरान रह गईं। दोनों के मन में एक साथ यही सवाल उठा, क्या वो सच में टाइम स्पेस स्वॉर्ड की शक्ति चुराने आया है? दूसरी तरफ टंग बाहर निकल ही रहा था कि तभी सुमे ने उसे देखकर आवाज दी, भैया आप यहाँ? टैंग भाई, मैं अब ऑफिशियली लिनबाई की मेड बन चुकी हूँ। लेकिन टैंग ने उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की बजाय रूखे अंदाज में कहा, बहुत बढ़िया किया, सच में कमाल कर दिया। अब जब तुम लिन परिवार में पहुंच ही गई हो तो बेहतर होगा कि आगे से मुझसे कोई कांटेक्ट मत रखना, इससे हम दोनों का ही फायदा होगा। और हाँ, अगर लिन परिवार की कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिले तो फिर मुझसे मिलना। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसका ऐसा व्यवहार देखकर सुमे मन ही मन सोचने लगी, क्या लिनबाई सच बोल रहा था? क्या टैंग भाई सच में सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहे थे? थोड़ी देर बाद सुमे मेरे कपड़े बदलवा रही थी, लेकिन मेरे शरीर पर हर तरफ जख्म होने की वजह से मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैं तुरंत बोला, एक मिनट, क्या तुम मुझे दर्द देकर ही मार डालना चाहती हो? कितनी केयरलेस हो, इतना भी नहीं संभाल पा रही। सुमे ने सिर झुकाकर कहा, सॉरी यंग मास्टर। तभी मैंने हल्का सा हाथ हिलाया और उसी पल मेरे दोनों गार्ड्स अंदर आ गए। उन्होंने बड़ी आसानी से मेरे कपड़े बदल दिए। ये देखकर सुमे पूरी तरह स्टन्ड रह गई। मैंने मुस्कुराकर उससे कहा, देखा, ये लोग हमेशा ऐसे ही मेरे कपड़े बदलते हैं, अब से तुम्हें भी इसी तरह करना होगा। सुमी ने गार्ड से पूछा, क्या तुम लोगों के पास कोई और काम नहीं है या सिर्फ यही करते रहते हो? एक गार्ड मुस्कुराकर बोला, हाँ तुमने सही कहा, अगर किसी अमर परिवार का बेटा अपने कपड़े खुद पहनने लगे तो उसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसने सुमे को एक किताब देते हुए कहा, ये हमारे परिवार के रूल्स हैं, ये तुम्हें पहले ही देनी थी लेकिन मैं भूल गया था, लो आराम से पढ़ लेना। लेकिन जैसे ही सुमे ने किताब का टाइटल देखा, वो हैरानी से पढ़ने लगी, 1 मिलियन दिन और रात तक यंग मास्टर लिन से प्यार कैसे करें। गार्ड घबरा गया और तुरंत किताब बदलते हुए बोला, उफ सॉरी, गलती से दूसरी किताब उठा ली थी। मैं मन ही मन हंसते हुए सोचने लगा, हाँ, आखिरकार तुम पूरी तरह मेरे सामने हार मान चुके हो, है ना? तुम्हारी वो खाली सी आंखें देखकर ही सब समझ आ रहा है। जरूर तुम बदला लेना चाहते हो। सच बताओ, मुझे मार डालना चाहते हो ना? कोशिश करते रहो। मेरी ये बातें सुनकर सुमे मन ही मन बोली, क्या इस आदमी का दिमाग सच में ठीक है? लेकिन लिनबाई जैसा इतना अजीब इंसान आखिर किस तरह के परिवार में बड़ा हुआ होगा? क्या तांगशी भाई की बात सच थी? क्या सच में उनका परिवार लोगों की जान की कोई कीमत नहीं समझता और जरूरत पड़ने पर पूरे परिवार तक को खत्म कर सकता है? तभी वहां चिंग हान आ गई। उसने कहा, लिनबाई तुम जाग रहे हो? फिर उसकी नजर सुमे पर पड़ी और उसने पूछा, ये लड़की कौन है? मैंने जानबूझकर सुमे का हाथ पकड़ लिया और चिंग हान को छेड़ते हुए कहा, कुछ दिन पहले इसे लेकर आया था, अब बताओ क्या मैं क्यूट नहीं हूँ? चिंग हान गुस्से से बोली, वाह कमाल है, पहले तुमने मुझे किडनैप किया, फिर मेरे साथ सस्पिशियस हरकत करने की कोशिश की और अब एक मेड भी ले आए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सब ठीक है? मैं मन ही मन सोचने लगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें किडनैप करना भी स्टोरी का हिस्सा था, सुमे को मेड बनाना भी स्टोरी का हिस्सा है। अगर मैं सुम को नहीं लाता तो क्या तुम सुम और तांगशी को साथ देख पाती? फिर तांगशी को लेकर जेलस कैसे होती? इसी तरह तो पूरी कहानी आगे बढ़ती है। फिर मैंने जानबूझकर थोड़ा रूखे अंदाज में कहा, मुझे तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है लेडी। लेकिन मेरी बात सुनने के बाद भी चिंग हान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये देखकर मैं थोड़ा घबरा गया और मन ही मन सोचने लगा, अरे इसे अभी तक गुस्सा ही नहीं आया। अगर ये गुस्सा नहीं हुई तो टैंग बाहर कैसे आएगा? किसी बहाने गुइंग हान को स्टॉक गॉड सील वाली जगह तक ले जाना पड़ेगा, तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी। मेरी ये सोच भी गुइंग हान ने सुन ली। वो अंदर ही अंदर घबरा गई और सोचने लगी, स्टॉक गॉड सील, वो तो पूरे शनहान पैलेस को तबाह कर देगा। उधर मुझे इन सब बातों का जरा भी अंदाजा नहीं था, मैं बस मन ही मन सोच रहा था। वैसे देखा जाए तो गुइंग हान की मास्टर लूनिंग की किस्मत सच में बहुत दुखद रही है। गुइंग हान को बचाने के लिए उसकी मास्टर ने अपनी लगभग पूरी कल्चरेशन स्टॉक गॉड को खो दी थी, यहाँ तक कि उनकी इज्जत भी लगभग दांव पर लग गई थी। अगर आखिरी पल में वो वहां से निकल नहीं पाती तो इस बार सच में उनकी मौत तय थी। मेरी ये सारी बातें सुनकर चिंग हान की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो गुस्से और दर्द में मन ही मन सोचने लगी, मास्टर, उन्होंने तो अपनी इज्जत तक लगभग खो दी थी। फिर वह अचानक मेरा कॉलर पकड़कर मन ही मन बोली, मार्टियल गॉड सील, आखिर तुम्हें इतना सब कैसे पता है? मैं मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचने लगा, हाँ यही बेबस चेहरा तो मैं देखना चाहता था, लेकिन तांगशी अभी तक आया क्यों नहीं? कुछ देर बाद चिंग हान ने मेरा कॉलर छोड़ दिया और शांत आवाज में बोली, काफी बातें हो गईं, अब मेरे साथ चलो। मैंने तुरंत जवाब दिया,
तुम खुद को समझती क्या हो? मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मुझसे किसी सर्विस की उम्मीद मत करना। चिंग हान ने बिना कोई रिएक्शन दिए बस इतना कहा, मैं तुम्हें अपनी मास्टर के पास ले जा रही हूँ, वो तुमसे कुछ पूछना चाहती हैं। इसके बाद हम दोनों चिंग हान की मास्टर के पास पहुंचे। वह शांत बैठकर कल्चरेशन कर रही थी। उन्हें देखते ही मैं मन ही मन सोचने लगा, चाहे जितनी बार देखूं, मास्टर सिर्फ बेहद खूबसूरत ही नहीं है, बल्कि उनके शरीर में एंशियंट ब्लड लाइन भी छिपी हुई है। अगर वो सिटी ब्लड लाइन के साथ मिल जाए तो ऐसा बच्चा पैदा होगा जो इस दुनिया की हर सीमा को तोड़ देगा। टैंगशी ने शुरू में एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके पर्पल गाय की टैलेंट चुराने की कोशिश की थी, लेकिन बदकिस्मती से फियन ने अपनी सोल को एक्सप्लोड कर दिया और थोड़ी देर के लिए अर्थ लेवल तक पहुंच गया। उसी मौके का फायदा उठाकर लुओन अपनी जान कुर्बान कर सका। मेरी ये सारी बातें चिंग हान और उसकी मास्टर दोनों साफ साफ सुन रही थीं। चिंग हान दांत भींचकर मन ही मन बोली, धत्तेरे की तांगशी तो शुरू से ही वो मास्टर के खिलाफ साजिश कर रहा था। दूसरी तरफ एल्डर पहली बार मेरे मन की आवाज सुनकर पूरी तरह चौंक गईं। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या मैंने अभी लिनबाई की आवाज सुनी? लेकिन उसने तो अपना मुंह तक नहीं खोला, और उसे मास्टर की एंशिएंट ब्लड लाइन के बारे में कैसे पता चला? तभी चिंग हान ने कहा, मास्टर। एल्डर अपने ख्यालों से बाहर आईं और बोली, सॉरी, अभी मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। फिर उन्होंने हल्की सी शरारती मुस्कान के साथ कहा, तो तुम वही लड़के हो जिसने हमारी चिंग हान को परेशान किया था। क्या तुम्हें इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहिए? मैं मन ही मन उदास होकर सोचने लगा, लो आ ही गया वो पल। मुझे पहले से पता था, इलाज के बहाने ये मुझ पर आइस सील लगा देंगी। तभी मेरी मास्टर वहां पहुंच गई और ठंडे स्वर में बोली, क्या मेरे डिसाइपल को किसी और के सामने जवाब देना जरूरी है? उन्हें देखकर मैं चौंक गया और मन ही मन बोला, मास्टर यहाँ क्यों आ गई? अरे नहीं, पूरी स्टोरी फिर से टूट रही है। अब तो सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा। मेरी ये सोच सुनकर मेरी मास्टर मन ही मन बोली, तो जब भी कहानी अपनी राह से भटकती है, तुम्हें सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ता है। चिंग हान की मास्टर ने मेरी मास्टर से कहा, फ्लाइंग ईगल, तुम शायद मजाक कर रहे हो। मैं तो बस ये देखने आई थी कि यंग मास्टर लिन पूरी तरह ठीक हुए हैं या नहीं। मेरी मास्टर मुस्कुराकर बोली, प्रिंसेस लू इतनी चिंता कर रही हैं, इसलिए मैं भी अपने डिसिप्लिन का हाल पूछने चली आई। आपको तकलीफ दी, उसके लिए माफी चाहती हूँ। फिर चिंग हान की मास्टर मेरे पास आई और बोली, यंग मास्टर लिन, चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपकी चोटों का इंस्पेक्शन करती हूँ। उसी पल मेरे हाथ पर एक सील बन गया और बर्फ से बना एक सांप धीरे धीरे दिखाई देने लगा। उसे देखकर मैं अंदर ही अंदर चौंक गया और सोचने लगा, उफ, कितना ठंडा! क्या यही आइस सील की शक्ति है? उम्मीद के मुताबिक ये बेहद दर्दनाक है, लेकिन कुछ अलग भी महसूस हो रहा है। इस ठंड के अंदर एक अजीब सा डर छिपा हुआ है। चिंग हान की मास्टर मन ही मन बोली, ये आइस सील नहीं है, ये 9 नेदर सील है। अगर तुम इसकी शक्ति सहन कर पाए तो तुम्हारी टैलेंट कई गुना बढ़ जाएगी। लिनबाई, मैं तुम्हें ये मौका दे रही हूँ, उम्मीद है तुम इसका सही इस्तेमाल करोगे। फिर उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, ठीक है, अब जब यंग मास्टर लिन ठीक हैं, तो आप सब जा सकते हैं। मेरी मास्टर मन ही मन बोली, वुआंग, आज का ये अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगी। थोड़ी देर बाद वहीं पर प्रोटोगोनिस्ट तांगशी अपनी टूटी हुई तलवार लेकर पहुंचा। उसे देखते ही आसपास के लोग हंसने लगे। एक आदमी बोला, क्या बेवकूफ है, इस टूटी हुई तलवार के लिए 500 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन खर्च कर दिए। शायद सोच रहा है कि इसके अंदर एंशिएंट स्वॉर्ड इंटेंट छिपा हुआ है। पास खड़ी एक लड़की हंसते हुए बोली, कितना फनी है, अगर एंशिएंट स्वॉर्ड इंटेंट इतनी आसानी से मिल जाता तो उसकी किस्मत में क्यों आता। तांगशी सड़क पर आगे बढ़ता रहा और हर कोई उसे देखकर हंसता रहा, लेकिन तांगशी मन ही मन सोच रहा था, अंधे चींटों का झुंड, इस तलवार का असली रहस्य ये लोग कभी नहीं समझ सकते। जैसे ही मेरी नजर तांगशी के हाथ में मौजूद उस तलवार पर पड़ी, मैं पूरी तरह चौंक गया। मैं मन ही मन बोला, टूटी हुई तलवार, ओह, अब याद आया, इसका नाम हॉरिजॉन्टल स्लैश है। ये एंशिएंट गॉड का जन्मजात दुश्मन है। आगे चलकर तांगशी ने इसे अर्थ रेमनेंट बर्निंग सोल के साथ इस्तेमाल किया था और आखिरकार उसी तलवार की मदद से उसने एंशिएंट गॉड का अंत कर दिया था। मेरी ये सोच सुनकर मेरी मास्टर और चिंग हान दोनों पूरी तरह शॉक्ड रह गईं। तभी तांगशी आगे बढ़कर बोला, चिंग हान, कल जो कुछ हुआ उसमें मेरी ही गलती थी, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैं तुरंत अपने विलन वाले अंदाज में हंसते हुए बोला, इतना सारा कचरा सीने में भरकर माफी मांगने आए हो? पहले जाकर पानी में अपनी शक्ल देख लो, तुम बस एक फेल्ड इंसान हो। हाँ हाँ। तभी तांगशी की रिंग के अंदर मौजूद बूढ़े आदमी की आवाज आई, क्या बेवकूफ है, इसे ये तक नहीं पता कि ये तलवार कहाँ से आई है? लड़के, ऐसे जोकर्स को अपने ऊपर असर मत डालने देना। तांगशी बिना गुस्सा किए बोला, कोई भी हथियार कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिर में वो सिर्फ एक हथियार ही होता है। असली बात यह है कि उसे इस्तेमाल कौन कर रहा है। तुम्हारे जैसे लोग जो सिर्फ अपने परिवार की ताकत पर जीते हैं, ये बात कभी नहीं समझ पाएंगे। मैं विलन वाली मुस्कान के साथ बोला, मैं ऐश करता हूँ क्योंकि मेरे पास उसकी औकात है। तुम भी करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास उतने स्पिरिट स्टोन हैं। तांगशी ने मेरी बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और चिंग हान से बोला, चिंग हान, मैंने पहाड़ के नीचे वाला एक मिशन लिया है,
क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसका रिवॉर्ड भी काफी अच्छा है। मैं गुस्से में तांगशी की तरफ देखकर बोला, ए लड़के, मुझे इग्नोर करने की हिम्मत कैसे हुई? मरना चाहते हो क्या? तांगशी शांत स्वर में बोला, तो बताओ तुम चाहते क्या हो? मैंने उसकी तरफ उंगली दिखाकर कहा, पिछली बार तुमने मुझे हराया था, लेकिन वो छिपकर हमला करके। उसे जीत नहीं कहते। अगर हिम्मत है तो लाइफ और डेथ स्टेज में मेरे साथ लड़ो। तांगशी बिना झिझक बोला, जरूर, लेकिन जब ये लाइफ और डेथ स्टेज है तो एक शर्त भी होनी चाहिए, है ना? ऐसा करते हैं, अगर मैं हार गया तो तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें चिंग हान को परेशान करना हमेशा के लिए बंद करना होगा। मैंने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, मैं तो हमारी एंगेजमेंट भी यहीं खत्म कर दूंगा। अगले ही पल सीन सीधे अरीना में शिफ्ट हो गया। वहां हमारी लड़ाई देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। तांगशी हल्की घमंडी मुस्कान के साथ बोला, मैं तुम्हें कमजोर नहीं समझूंगा। तुम्हारे पास जितने भी ट्रेजर हैं सब इस्तेमाल कर सकते हो। मैं मुस्कुराकर बोला, ये बात तुमने खुद कही है। जब देखना ही चाहते हो तो आज तुम्हें दिखाता हूँ कि असली इमॉर्टल फैमिली किसे कहते हैं। इतना कहकर मैंने अपनी कमर से एक जेड टोकन निकाला और उसे आसमान की तरफ उछाल दिया। उसे देखते ही पूरा मैदान हैरान रह गया। एक आदमी चिल्लाया, ये तो शंटियन स्पिरिट कमांड है। लेजेंड कहती है कि इसके अंदर 9 अलग अलग स्पेस हैं और हर स्पेस में अनगिनत ताकतवर स्पिरिट बीस्ट रहते हैं। मैं जोर से हंसते हुए बोला, हाँ, बिल्कुल सही। भले ही मैं अभी सिर्फ फाउंडेशन लेवल पर हूँ, लेकिन इस जेड टोकन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मैं अपने लेवल से कहीं ज्यादा ताकतवर स्पिरिट बीस्ट भी समन कर सकता हूँ। तभी जेड टोकन चमकने लगा और उसके अंदर से एक विशाल, भयानक और बेहद शक्तिशाली फीनिक्स बाहर निकल आया। उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। एक कल्टीवेटर कांपती आवाज में बोला, सितंबर नेदर एम्परर, एंशिएंट लेजेंड्स का सबसे खतरनाक स्पिरिट बीस्ट। जब ये पूरी तरह मैच्योर हो जाता है तब वॉइड रेल्म तक पहुंच जाता है। हालांकि ये अभी बच्चा है और इसकी ताकत सिर्फ नेसेंट सोल लेवल की है, लेकिन फिर भी कोई भी गोल्डन कोर कल्टीवेटर इसका सामना नहीं कर सकता। तांगशी ने उसे देखकर बेपरवाही से कहा, सिर्फ एक नेसेंट सोल स्पिरिट बीस्ट? क्या तुम्हें लगता है कि इतनी सी चीज तुम्हारी जान बचा लेगी? उसी पल उसके पूरे शरीर से चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी निकलने लगी। ये देखकर चिंग हान हैरानी से बोली, वो पहले ही नेसेंट सोल तक पहुंच चुका है। मैं मन ही मन सोचने लगा, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। आखिर वो ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट है। ये सब उसी की पहले से बनाई हुई प्लानिंग होगी। अगर मैं ट्रेजर इस्तेमाल नहीं करता तो वो अर्थ रेमनेंट की शक्ति इस्तेमाल नहीं कर पाता। अब ऐसा दिखा रहा है जैसे फाउंडेशन लेवल वाला मैं ही विलन हूँ। मैंने हैरान होने की एक्टिंग करते हुए कहा, क्या तुम नेसेंट सोल में ब्रेक थ्रू कर चुके हो? तांगशी घमंड से बोला, हूँ, बस थोड़ा सा प्रोग्रेस है। तुम्हारे जैसे नाजुक अमीर लड़के ही इसे देखकर इतना शॉक्ड होते हैं। मैं मन ही मन सोचने लगा, अर्थ रेमनेंट इसकी शक्ति को खींच रहा है, बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा है, लेकिन इसे जरा भी अंदाजा नहीं कि असली खतरा अब इसके सामने खड़ा है। तभी तांगशी बिजली जैसी रफ्तार से मेरे सामने पहुंचा और एक जोरदार मुक्का मारते हुए बोला, मेरे साथ लड़ते हुए भी दिवा स्वप्न देखने की हिम्मत है तुम्हारी? उसका मुक्का खाते ही मैंने जोर से चिल्लाया, 9 नेदर प्रिजन। अगले ही पल उस स्पिरिट बीस्ट के शरीर से काली आभा चारों तरफ फैल गई। पूरा अरीना पल भर में अंधेरे से ढक गया। तांगशी हैरान होकर बोला, 9 नेदर डोमेन, ये फिर क्या है? तभी उसकी रिंग के अंदर मौजूद बूढ़े आदमी की गंभीर आवाज गूंजी। वो 9 फ्लेम नेदर एम्परर की जन्मजात एबिलिटी है। इस शक्ति के एक्टिवेट होते ही डोमेन के अंदर मौजूद सारी स्पिरिचुअल एनर्जी डेडली गोस्ट एनर्जी में बदल जाती है। इस जगह के मौत के नियम बेहद खतरनाक हैं। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलो, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तभी अचानक तांगशी के पूरे शरीर से पहले से भी ज्यादा भयानक सुनहरी रोशनी चारों दिशाओं में फैलने लगी। मैं उसे देखकर मन ही मन सोचने लगा, धत, मुझे पहले से पता था ये आदमी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है। असल में तो अपनी ही ब्लड एसेंस जलाकर ताकत बढ़ा रहा है। रहने दो, अब और नहीं। इस बार मुझे खुद ही सब संभालना पड़ेगा। अगले ही पल मैंने जानबूझकर खुद को घायल किया, पीछे की तरफ गिर पड़ा और जोर से बोला, क्या सिर्फ अपनी ऑरा से ही इतना सब कर दिया? तुम आखिर हो कौन? मेरी ये एक्टिंग देखकर तांगशी खुद हैरान रह गया। उसने उलझन में कहा, हैं, लेकिन मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं। क्या मैं फिर से और भी ताकतवर हो गया? मैं आराम से जमीन पर जाकर लेट गया। तभी भीड़ में से एक बेवकूफ कल्टीवेटर जोर से चिल्लाया, ओह, अब समझ आया। टैंक 17 ने आखिरी पल में कोई सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल की होगी। ऐसी टेक्निक जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। उसने एक ही बार में सितंबर एम्परर की डिफेंस तोड़ दी और पल भर में उसे हरा दिया। ये सुनते ही चारों तरफ हलचल मच गई। एक आदमी हैरानी से बोला, मजाक कर रहे हो क्या? उसने अपनी सबसे ताकतवर टेक्निक इस्तेमाल की, फिर भी हार गया। तांगशी खड़ा हुआ, मेरी तरफ देखकर तिरस्कार से मुस्कुराया और बोला, कितना कमजोर निकला है ना? तुमने पूरे लिन परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैंने सिर झुकाकर दुखी होने की एक्टिंग करते हुए कहा, तुम लोग पूरी बात गलत समझ रहे हो।
जब मेरे पिता जवान थे तब मेरे दादा मेडिटेशन में बैठते थे और वो जाकर एनलाइटनमेंट ट्री ही काट देते थे। दादा को लगभग पागल बना दिया था। इतना ही नहीं, उन्हें क्रॉस ड्रेसिंग का भी बड़ा शौक था। बड़ी मुश्किल से वो आनंद सेक्ट के मास्टर बनने से बचे थे। और अब तुम लोग मुझे परिवार की शर्म कह रहे हो? मेरी बात सुनते ही मेरी मास्टर जोर से हंस पड़ी। हाँ हाँ, टांगशी भी हंसते हुए बोला। देखा, यहाँ तक कि चिंगहान भी मानती है कि तुम पूरी तरह निकम्मे हो। मैं मन ही मन हंसते हुए सोचने लगा, वाह, मैं हारता हूँ तो तुम्हें इतनी खुशी मिलती है। अच्छा ही हुआ, अब तुम मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगे हो। आगे जब मुझे मारोगे तो और जोर से मारोगे। टांगशी बस हंसता ही रहा। हाँ हाँ हाँ, तभी मेरी मास्टर की आवाज गूंजी, टैंक 17, इस बार तुमने सच में हद पार कर दी। टांगशी आगे बढ़कर बोला, सीनियर, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। अगर आज जमीन पर पड़ा हुआ इंसान मैं होता तो क्या आप मेरे लिए भी इतनी सिंपैथी दिखाती? तभी वहां मौजूद एक एल्डर आगे आए और बोले, ब्लैक लॉर्ड, सच कहूं तो मैं आपका सम्मान करता हूं। आपकी ताकत पर किसी को शक नहीं है, लेकिन ये मत भूलिए कि ये शैन हानकिंग पैलेस है। क्या आपको सच में लगता है कि यहाँ हमारा कोई नहीं है? मेरी मास्टर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। प्रिंस गो, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? एल्डर ने तुरंत जवाब दिया, मैं सिर्फ सच कह रहा हूँ। लाइफ और डेथ स्टेज की लड़ाई में जीत और हार सिर्फ अपनी एबिलिटी पर डिपेंड करती है। लिनबाई काफी मजबूत नहीं था, इसलिए लोग उसके बारे में बात करेंगे ही, है ना? मेरी मास्टर मुस्कुराई और बोली, तो तुम्हारा कहना है कि उसकी एबिलिटी कम थी? बस इतनी सी बात? फिर उन्होंने आसमान की तरफ अपनी सिर्फ एक उंगली उठा दी। अगले ही पल पूरा आसमान काले बादलों से भर गया। चारों तरफ बिजली कड़कने लगी और भयानक दबाव फैल गया। मेरी मास्टर हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, देख रहे हो प्रिंस गो, मेरी सिर्फ एक उंगली ही काफी है, इससे तुम्हारा पूरा सेक्ट मिट सकता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अब तुम्हें कोई कभी हरा ही नहीं सकता? उनकी बात सुनते ही प्रिंस गू गुस्से से कांपने लगे और दांत भींचकर बोले, तो तुमने सच में सारी हदें पार कर दी। दूसरी तरफ और मैं मन ही मन लगभग रोते हुए सोच रहा था, मास्टर, आप आखिर कर क्या रही हैं? अगर आपने ऐसे ही किया तो पूरी स्टोरी फिर से टूट जाएगी। मेरी ये सोच सुनते ही मेरी मास्टर ने तुरंत अपनी सारी शक्ति वापस रोक ली। तभी एक कागज उड़ता हुआ मेरे सामने आकर रुका। चिंगहान ने शांत स्वर में कहा, बस अब आप अपने लिन परिवार वापस चले जाइए। मैंने वो कागज उठाकर कहा, पागल लड़की, क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम क्या कर रही हो? चिंगहान बोली, ये तो तुमने ही कहा था, अगर तुम हार गए तो हमारी एंगेजमेंट खत्म हो जाएगी। ये सुनते ही मैं मन ही मन खुशी से मुस्कुराया। आखिरकार सब कुछ फिर से सही ट्रैक पर लौट आया। मेरी ये सोच भी चिंगहान ने सुन ली। उसने हल्की मुस्कान के साथ मन ही मन कहा, लिनबाई, एक दिन मैं तुम्हें इस बेवकूफ कहानी से जरूर आजाद करूंगी। अगला सीन हमारे इनर हॉल में पहुंचा। वहां मेरे पिता गुस्से में मुझे देखकर बोले, शरारती लड़के, वापस आने की हिम्मत भी हो गई? नील, क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है? मैं कुछ कहने ही वाला था, पिताजी मैं, लेकिन उन्होंने बीच में ही रोक दिया। लिन परिवार का कोई भी इंसान किसी के सामने जवाब नहीं देता। शनन के लोगों के हाथों तुम्हारा अपमान होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तुमने सच में मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। तभी अचानक किसी ने मेरे पिता का हाथ पकड़ लिया। वो मेरी आंट थी। उन्होंने नाराज होकर कहा, जान, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया और बोला, आंट, आप यहाँ? मेरे पिता ने भी आश्चर्य से पूछा, बहन, तुम यहाँ कैसे? आंट ने गंभीर आवाज में कहा, अगर मैं यहाँ नहीं आती तो क्या तुम सच में इस बच्चे को मारने वाले थे? फिर वो मेरे सामने आकर बैठ गईं और प्यार से बोली, शाही, अपनी आंट को सच सच बताओ, आखिर वहाँ हुआ क्या था? मैं उन्हें सब कुछ बताने ही वाला था कि अचानक मुझे याद आया, मैं किसी भी हालत में सच्चाई नहीं बता सकता। मैं बस एक्टिंग कर रहा था ताकि स्टोरी आगे बढ़ती रहे। मेरी ये बात आंट ने भी सुन ली, यानी अब वो भी मेरे मन की आवाज सुन सकती थी। उन्होंने तुरंत मेरे पिता से कहा, जानन, आप अभी के लिए बाहर जाइए, मैं शियाओ बाई से अकेले में बात करना चाहती हूँ। मेरे पिता बिना कुछ कहे बाहर चले गए। आंट धीरे धीरे मेरे पास आईं और बोली, शियाओ बाई, क्या तुम हम सबसे कुछ छिपा रहे हो? मैं मन ही मन सोचने लगा, कोई सीक्रेट? एक मिनट, क्या इन्हें सब पता चल गया? मैंने तो एक मेड को भी घर ले आया हूँ। मेरी बात सुनकर आंट मन ही मन समझ गईं कि मैं सच किसी भी कीमत पर बताना नहीं चाहता। शायद कोई ऐसी वजह थी जिसे मैं चाहकर भी नहीं बता सकता था। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, जब तुम उसे यहाँ ले ही आए हो तो उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही होगी। बस इतना याद रखना कि वो तुम्हारी ट्रेनिंग के रास्ते की रुकावट न बने। मैंने तुरंत सिर हिलाकर कहा, ठीक है। फिर आंट बोली, उसे अंदर बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, टेंशन मत लीजिए आंट, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। थोड़ी ही देर में सुमे अंदर आई। उसे देखते ही आंट हल्का सा चौंक गई और मन ही मन बोली, सुमकिन, हाफ डीमन बॉडी, इनेट चार्म फिजिक, ये कैसी पहचान है? फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर पूछा, शाओबाई, तुम ऐसी मेड को अपने साथ क्यों लेकर आए? मैंने बिल्कुल सीधा जवाब दिया, क्योंकि वो खूबसूरत है और मुझे पसंद है। लेकिन उसी वक्त मैं मन ही मन सोचने लगा, नहीं, असली वजह ये नहीं है। स्टोरी के मुताबिक मुझे इसे हर हाल में यहाँ लाना ही था ताकि ये टैंक 17 को लिन परिवार की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में मदद कर सके। मेरी ये सोच सुनते ही आंट अंदर ही अंदर चौंक गईं। उन्होंने मन ही मन कहा,
तो ये टैंक 17 की भेजी हुई स्पाई है। लेकिन बाहर से उन्होंने बिल्कुल सामान्य आवाज में सुम से पूछा, सुम सच सच बताओ, तुम आखिर कहाँ से आई हो? सुमे की आंखें भर आईं। उसने रोते हुए कहा, ग्रैंड एल्डर, मैं सिर्फ एक अनाथ हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यंग मास्टर ने मुझे सहारा दिया, इसलिए मैं आज जिंदा हूँ। आंट धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, अनाथ? लेकिन तुम्हारे शरीर की डिमोनिक एनर्जी किसी साधारण अनाथ की नहीं हो सकती। ये सुनते ही सुम पूरी तरह स्टंड रह गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तभी मैं जल्दी से उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, आंट, मैं इसकी हालत जानता हूँ। इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। प्लीज इसके साथ थोड़ा नरम व्यवहार कीजिए। आंट ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, शाओबाई, तुम्हें पता भी है कि अगर ये लड़की यहाँ रही तो क्या क्या हो सकता है? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे भरोसा है कि सुम कभी भी लिन परिवार के साथ धोखा नहीं करेगी। फिर मैं मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचने लगा, वाह मैं कितना स्मार्ट हूँ। अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो आंट मुझे पूरी तरह गलत समझेंगी। वो सोचेंगी कि गोइंग हान की वजह से मेरा दिल टूट गया है। इसलिए मैं अपना मन बहलाने के लिए एक खूबसूरत मेड लेकर आया हूँ, जैसे कोई सीक्रेट रोमांस शुरू करने वाला हूँ। मेरी ये सोच सुनकर आंट मन ही मन बोली, सुम का अतीत रहस्यमय है। उसके अंदर डिमोनिक पावर भी है। अगर वो यहाँ रही तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ देर सोचने के बाद आंट मेरे पास आई और बोली, शाओबाई, इस लड़की ने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं, लेकिन अगर ये यहाँ रही तो सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा होगा। ऐसा करते हैं, इसे मेरे साथ जाने दो, मैं खुद इसे ट्रेनिंग दूंगी। ये सुनते ही मैं खुश होकर बोला, बिल्कुल आंट, यही सबसे अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ उसमें मन ही मन सोच रही थी, एक एम्प्रेस से ट्रेनिंग लेने का मौका, ऐसा सौभाग्य तो ज्यादातर लोग सिर्फ सपनों में देखते हैं। और मैं टैंक 17 के लिए लिन परिवार के साथ विश्वासघात कर रही हूँ। मैं सच में कितनी एहसान फरामोश हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? आंट ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, बहुत रात हो चुकी है, अब सब लोग जाकर आराम करो। कुछ देर बाद आंट अपने कमरे में अकेली खड़ी थी। तभी बाहर से किसी ने जोर से आवाज लगाई, सिस, अरे सिस। आंट हल्का सा चौंक गई और बोली, अब क्या हुआ? इतने बड़े हो गए हो फिर भी ऐसे चिल्लाते हो? जो कहना है अंदर आकर कहो। तभी मेरे पिता कमरे के अंदर आए और बोले, सिस, लिनबाई के बारे में शनन किंग पैलेस से खबर आई है। आंट ने बिल्कुल शांत लहजे में जवाब दिया, फियन मुझे पहले ही सारी डिटेल्स बता चुका है। गोइंग हान किसी भी कीमत पर ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहती है। मेरे पिता आंट से बोले, गोइंग हान किसी भी कीमत पर ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहती है, यहाँ तक कि गुई वोंग खुद इस मामले को संभालना चाहता है। आंट ने शांत स्वर में कहा, सच कहूं तो इस समय एंगेजमेंट टूट जाना ही सबसे सही रहेगा। अभी लिन परिवार पर सबकी नजर है, सभी बड़ी ताकतें हमें देख रही हैं। लिन बाय हमारा इकलौता उत्तराधिकारी है, इसलिए हर कोई उसी पर नजर रख रहा है। हमें उसे सुरक्षित भी रखना है और सबके सामने निष्पक्षता भी दिखानी है। मेरी राय है कि उसे चेनुआन डायनेस्टी भेज देना चाहिए। मेरे पिता ने सिर हिलाकर कहा, मैं भी यही सोच रहा था। चेनुआन डायनेस्टी सबसे सही जगह है। वो बहुत दूर है, बंजर इलाका है और वहां स्पिरिचुअल एनर्जी भी बेहद कम है। किसी भी कल्टीवेटर के लिए वहां सरवाइव करना आसान नहीं। अगर लिनबाई को वहां भेज दिया जाए तो बाहर वालों को भी एक अच्छा कारण मिल जाएगा और हम छिपकर उसकी सुरक्षा भी कर सकेंगे। दोनों तरफ फायदा होगा। वैसे भी चेनुआन डायनेस्टी इस समय बीस्ट टाइड के हमले का सामना कर रही है। उन्होंने लिन परिवार से मदद मांगी है। लिन बाई वहां जाएगा तो उसे असली बैटलफील्ड का एक्सपीरियंस भी मिलेगा। आंट मुस्कुराई और बोली, ठीक है, फिर ये जिम्मेदारी तुम संभाल लो। अगले दिन मेरे पिता ने मुझे एक दस्तावेज दिया और बोले, बाकी का इंतजाम खुद कर लो, पहले ये पढ़ो। जैसे ही मैंने दस्तावेज खोला, सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो, साइड क्वेस्ट एक्टिवेट हुआ है, चेनुआन डायनेस्टी की यात्रा। मैं मन ही मन सोचने लगा, चेनुआन डायनेस्टी, हाँ अब याद आया, मैं हीरोइन में से एक यूनेने वहीं रहती है। लगता है इस बार सच में वहीं जाना पड़ेगा। मैंने सिर झुकाकर कहा, मैं ये मिशन स्वीकार करता हूँ। पिता ने कहा, जाओ अपना सामान तैयार करो, अभी इसी वक्त निकलो। अगले ही दृश्य में मैं एक विशाल यूनिकॉर्न पर सवार होकर चेनुआन डायनेस्टी की तरफ रवाना हो गया। कुछ ही समय बाद मैं वहां पहुंच गया। जैसे ही मैं उतरा, मेरा यूनिकॉर्न हवा में गायब हो गया। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। मेरे स्वागत के लिए एम्परर और उसके सभी उत्तराधिकारी पहले से वहां खड़े थे। मुझे देखते ही सभी ने सम्मान से सिर झुका लिया। मैं मन ही मन सोचने लगा, स्टोरी के हिसाब से यूनेने को पहली नजर में मुझसे प्यार हो जाना चाहिए। फिर एम्परर उसे रात में मेरे कमरे में भेजेगा। हालांकि उसकी बड़ी बहन मुझे कोई बेवकूफी करने से रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन यूनियन को खुश करने के लिए वो घटिया एम्परर उसे दवा जरूर पिलाएगा। इतनी छोटी सी लड़की और फिर भी उस गंदे एम्परर की नजर उसी पर है। मैं आगे बढ़कर ऊब भरे अंदाज में बोला, आजकल मेरा मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है। अरे यहाँ कोई खूबसूरत डांसर है क्या? उन्हें बुलाओ, थोड़ा मन बहलाते हैं। मेरी बात सुनकर एम्परर अंदर ही अंदर गुस्से से भर गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा।
वहीं मौजूद हीरोइन में से एक लड़की आगे आई। उसने सम्मान से सिर झुकाकर कहा, जी मैं अभी व्यवस्था करती हूँ। तभी यंगिन घबराकर बोली, पिताजी मैं। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि एम्परर ने उसे ऐसी कड़ी नजर से देखा कि वो तुरंत चुप हो गई। अगले ही पल सीन मेरे कमरे में शिफ्ट हो गया। मैंने दरवाजा खोला और अंदर गया। मुझे देखते ही यांगिन डरकर बिस्तर पर सीधी बैठ गई। उसे लगा कि मैं उसके साथ कुछ गलत करने वाला हूँ। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और विलन जैसी मुस्कान के साथ बोला, सॉरी सिस, मैं सच में तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था। मेरी बात सुनकर वो और भी घबरा गई। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे धीरे से अपनी तरफ खींच लिया। उसी समय मैं मन ही मन सोचने लगा, इस लड़की के पास इन्नेट केओस फिजिक है। ये दूसरों की कल्चरेशन को एब्जॉर्ब कर सकती है। अगर सब कुछ ओरिजिनल स्टोरी की तरह चला तो ये अंधेरे रास्ते पर चली जाएगी। उसकी शक्ति पूरी तरह जाग जाएगी, लेकिन उसका दिल पूरी तरह भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए आखिर में वो सिर्फ सुप्रीम लेवल तक ही पहुंच पाएगी। मैं आगे सोचने लगा, वो मुझे एक ही बार में नहीं मार पाएगी, इसलिए अपनी थोड़ी थोड़ी ताकत से मुझे धीरे धीरे यातना देगी। लेकिन इस बार मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। इस छोटी सी लड़की पर मुझे सच में बहुत तरस आता है। ये सोचते हुए मैंने चुपचाप उसके शरीर की सारी समस्याएं ठीक कर दी। फिर मन ही मन मुस्कुराया। कौन सोच सकता था कि अंधकार के रास्ते पर जाने के बाद यही लड़की आगे चलकर मुइलेन बन जाएगी। अपने शरीर में हुए बदलाव को महसूस करते ही यांगिन पूरी तरह हैरान रह गई। तभी मैंने फिर से शैतानी मुस्कान के साथ कहा, हे छोटी बहन, जितना मन करे चिल्लाओ, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। लेकिन अंदर ही अंदर मैं सोच रहा था, मेरी ये शक्ल देखकर यिनशी शायद भविष्य में मुझे टुकड़े टुकड़े कर देगी। उसी पल यंगिन के पूरे शरीर से सुनहरी रोशनी फैलने लगी। वह मन ही मन खुशी से बोली, मैं सच में स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ। ये बड़े भाई उतने बुरे इंसान नहीं हैं जितना मैंने सोचा था। मेरे मेरिडियंस पूरी तरह खुल गए हैं। दूसरी तरफ मैं मन ही मन शांत होकर सोच रहा था, अभी भी समय है। ये छोटी सी लड़की एक दिन एम्परर तक पहुंच जाएगी और उस दिन वो बड़ी आसानी से मुझे मार सकेगी। मुझे जरा सा भी दर्द नहीं होने दूंगी। जैसा मैंने पहले कहा था, इस सीरीज की जितनी भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं, वो सभी मेरे मन की बातें सुन सकती हैं। मेरी सोच सुनकर यांगिन पूरी तरह हैरान रह गई। मैं मन ही मन मुस्कुराया। हाँ, यही एक्सप्रेशन तो देखना चाहता था। जितना मन करे चिल्लाओ, मुझसे नफरत करो। तभी यांगिन के पास रखे जेड पेंडेंट से अचानक मेरी आंट का एक क्लोन बाहर आ गया। उसे देखते ही मैं घबरा गया और मन ही मन बोला, धत, सच में कोई आ गया। फिर मैंने जल्दी से कहा, आंट आप यहाँ कैसे? क्या आप इस छोटी सी लड़की को जानती हैं? मैं तो बस इसके माथे का पसीना पोंछना चाहता था। लेकिन अंदर ही अंदर मैं सोच रहा था, आंट आप सच में कमाल हैं, सही समय पर आ गईं। जरूर आपने मेरा शानदार एक्टिंग देखकर सब समझ लिया होगा। अब ये लड़की तो पूरी तरह शॉक हो गई होगी। इसके बाद तो ये मुझे एक दिन जरूर मार डालेगी। दूसरी तरफ यांगिन मेरी सारी बातें सुन रही थी। वो मन ही मन उलझन में सोचने लगी, क्या मुझे सच में एक दिन इस बड़े भाई को मारना पड़ेगा? मैं फिर सोचने लगा, ये बच्ची अब तो मुझसे बहुत नफरत करती होगी। मेरी आंट ने यांगिन के सामने हाथ जोड़कर कहा, शाओ यंजिन, शायद तुम अभी मुझे नहीं जानती, लेकिन ये लड़का, इसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। यांगिन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है। मैं मन ही मन हंस पड़ा। देखो, ये तो अभी से रो रही है। अच्छा है, अब ये पक्का मुझसे नफरत करेगी। फिर आंट ने मेरी तरफ से माफी मांगते हुए एक टेक्निक बुक उसे दी और बोली, ठीक है, शाओ भाई की तरफ से इसे मेरी माफी समझकर स्वीकार कर लो। शाओ यांजिन, क्या तुम इस बड़े भाई को माफ कर सकती हो? यांगिन रोते रोते बोली, नहीं। आंट मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं। मैं मन ही मन सोचने लगा, लगता है अब ये सच में मुझसे नफरत करने लगी है। फिर मैंने जल्दी से कहा, आंट, अचानक मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। मुझे अभी जाना होगा। इतना कहकर मैं तुरंत वहां से भाग निकला। मेरे जाने के बाद आंट ने जेड पेंडेंट उसके हाथ में रखते हुए कहा, अच्छी बच्ची, मुझे पता है कि तुम अभी दुखी हो। अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो इस जेड पेंडेंट के जरिए मुझसे संपर्क करना। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। जाने से पहले यांगजिन ने धीरे से कहा, मैं बड़े भाई को दोष नहीं देती। ये सुनकर आंट संतुष्ट होकर वहां से चली गई। अगले ही पल सीन अगले दिन पर पहुंच गया। सबसे पहले यांगजिन वहां आई। उसे देखकर एम्परर मुस्कुराए और बोले, यांगजिन, कल तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसी तरह मेहनत करती रहो। यांगजिन ने सम्मान से सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद फादर। तभी एक सोल्जर भागते हुए आया और घबराकर बोला, बीस्ट होर्ड ने हमारी डिफेंस तोड़ दी है। वो सीधे शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सुनते ही मुझे तुरंत ओरिजिनल स्टोरी याद आ गई। मैं मन ही मन सोचने लगा, हाँ, ये वाला हिस्सा मुझे याद है। उस बेवकूफ दूसरे प्रिंस ने गोल्डन कोर लेवल के मॉन्स्टर एक पर हमला कर दिया था। उसी वजह से बीस्ट टाइड शुरू हुई थी, जिसमें अनगिनत लोग मारे गए थे। मैं हल्की मुस्कान के साथ बोला, 7 स्टार बीस्ट होर्ड,
चाहूं तो एक पल में इन सबको खत्म कर सकता हूं। मेरी बात सुनकर एम्परर हंस पड़े और बोले, क्या मजाक है, इतनी खुली हुई झूठी बात। तभी मुझे याद आया, अरे इस समय तो स्टोरी के हिसाब से मैं सिर्फ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल पर हूं। इस लड़ाई में मेरी हार तो तय है। मेरी सारी बातें सुनकर यांगजिन फिर से हैरान रह गई। अगले ही पल मैं हवा में उड़कर शहर के बाहर पहुंच गया। बाहर अनगिनत बीस्ट शहर पर हमला करने के लिए उमड़ रहे थे। जैसे ही मैंने हीरो की तरह एंट्री ली, मेरी मौजूदगी से ही कई बीस्ट हवा में उछलकर दूर जा गिरे। मैं मन ही मन बोला, तंगलन के कल्टीवेटर सच में हद से ज्यादा लापरवाह हैं। फिर मैंने हमला किया और अपने आसपास मौजूद सभी बीस्ट को पल भर में खत्म कर दिया। साथ ही मैं सोचता रहा, इस कहानी में तंगलन के अलावा जैसे किसी और की कोई अहमियत ही नहीं। दूसरा प्रिंस तंगलन के साथ मिलकर एक साधारण इंसान की सीमा तोड़कर कल्टीवेटर बनना चाहता था, लेकिन तंगलान का असली निशाना तो यांगजिन है। लिंडलिंग की जिंदगी भी अब उसी के हाथ में है, मगर आखिर में गार्डन मास्टर ही उसके साथ विश्वासघात करेगा और जब सच्चाई सामने आएगी तब लिन परिवार पर भरोसा करने वाले सारे क्लैन उन्हीं के खिलाफ हो जाएंगे। तभी मैंने सिस्टम से पूछा, एक मिनट सिस्टम, तुमने कहा था कि मेरे पिछले जीवन में किसी ने मेरा भेष पहचान लिया था, क्या वो यांगजिन थी? क्या इस बार भी स्टोरी अपनी राह से भटक जाएगी? सिस्टम थोड़ी उलझन में बोला, पिछले जीवन में क्या हुआ था ये मुझे नहीं पता होस्ट, लेकिन अभी तक स्टोरी डिविएशन सिर्फ 97% की सीमा के अंदर ही है। तभी अचानक एक जबरदस्त हमला हुआ और शहर का एक बड़ा हिस्सा पल भर में तबाह हो गया। मैं हैरानी से उसे देखकर सोचने लगा, तो असली टर्निंग पॉइंट यही था। ये एक गोल्डन कोर बीस्ट है। तभी वहां मौजूद 3 बीस्ट जोर से हंसते हुए बोले, ये तो कमाल हो गया भाई, क्या कहना चाहते हो? अब भी कोई हमें हरा सकता है? अगर ऐसा है तो ये हमारी बीस्ट रेस की इंटेलिजेंस की सीधी बेइज्जती होगी। तभी सारे बीस्ट पीछे हटने लगे। उन्हें जाता देखकर मैं लगभग रोने वाले चेहरे के साथ चिल्लाया, अरे अगर तुम लोग अभी चले गए तो मेरी पूरी स्टोरी ही टूट जाएगी। मैं मन ही मन परेशान हो गया। धत! तभी एक बीस्ट मेरी तरफ देखकर बोला, अरे भाई ऐसी बातें कौन करता है? फेट के रास्ते पर चलना सच में आसान नहीं होता। मैंने गुस्से का नाटक करते हुए कहा, अगर तुम लोगों ने मुझ पर हमला नहीं किया तो मैं खुद तुम सबको मार डालूंगा। इतना सुनते ही सारे बीस्ट मेरी तरफ टूट पड़े। मैं तुरंत मुड़ा और जान बचाकर भागने लगा। अगले ही पल मैं टेलीपोर्ट होकर सीधे शहर के अंदर पहुंच गया। मुझे भागते देखकर एक बीस्ट हंसते हुए बोला, ये इंसान भी कमाल का है, खुद हमला करने को कहता है और फिर खुद ही भाग जाता है। उसके बाद सारे बीस्ट फिर से शहर की तरफ बढ़ने लगे। मैं दौड़ता हुआ रॉयल पैलेस पहुंचा और घबराए हुए अंदाज में बोला, बीस्ट की संख्या बहुत ज्यादा है, अब उन्हें रोकना हमारे बस की बात नहीं रही। मेरी बात सुनकर एम्परर का चेहरा भी उतर गया। तभी एक प्रिंस ताना मारते हुए बोला, मैं तो सोचता था कि लिन परिवार हमेशा से बेहद ताकतवर था, लगता है वो सिर्फ अफवाह थी। उसी समय रॉयल पैलेस के विशाल दरवाजे भी टूटने की कगार पर पहुंच चुके थे। अपने भाई की बातें सुनकर यांगजिन मन ही मन सोचने लगी। एम्परर के चेहरे पर यह आत्मविश्वास भरी मुस्कान। अगला डायलॉग तो यही होगा, फादर मेरे पास बीस्ट होड़ रोकने का एक तरीका है। और ठीक वैसा ही हुआ। उसके भाई ने आगे बढ़कर कहा, फादर मुझे पता है इन बीस्ट को कैसे रोका जा सकता है। सब कुछ बिल्कुल अपनी सोच के मुताबिक होता देखकर यांगजिन पूरी तरह हैरान रह गई। उसने मन ही मन सोचा, तो बड़े भाई सच में मेरे रास्ते से हट गए ताकि मैं अपनी ताकत से आगे बढ़ सकूं। वो सच में बहुत दयालु हैं। फिर उसने तुरंत जेड पेंडेंट पकड़कर मेरी आंट से संपर्क किया और बोली, आंट मुझे लगता है हेवनली डोमेन डायनेस्टी को किसी और ने टारगेट किया है। उनका असली निशाना बड़े भाई हैं। पेंडेंट के अंदर से आंट की आवाज आई, तुम इतनी यकीन से ये कैसे कह सकती हो? यांगजिन ने शांत होकर जवाब दिया, अगर वो सच में बीस्ट को अकेले संभाल सकते तो राजधानी के बाहर ही लड़ाई खत्म कर देते। इसका मतलब साफ है, उन्हें बैटलफील्ड चुनने का मौका ही नहीं मिला। दूसरी तरफ मैं मन ही मन सोच रहा था, ये लड़की कोई हैरानी नहीं कि भविष्य में यही तांगशी का सबसे भरोसेमंद राइट हैंड बनेगी। लेकिन अभी जो धमाके हुए उनसे तो जिंची की पूरी प्लानिंग एक्सपोज हो गई होगी, है ना? तभी अचानक रॉयल पैलेस के अंदर कई इविल स्पिरिट्स प्रकट हो गए। यांगजिन चौंक कर बोली, ये लाइफ सैक्रिफाइस ग्रैंड अरे है। उसी समय प्रिंस की वाइफ वहां पहुंची और गुस्से में चिल्लाई, यिंची तुम नीच गद्दार, अमर बनने की चाह में तुम पूरे चेनुआन डायनेस्टी के लोगों की बलि देना चाहते हो। तभी प्रिंस आगे आया और जोर से बोला, झूठ, पता नहीं ये कौन सा दुष्ट प्राणी है जिसने मेरी पत्नी का रूप धारण करके मेरा नाम खराब करने की कोशिश की है। गार्ड्स, इन अजीब लोगों को तुरंत पकड़ो, पहले बीस्ट होर्ड को रोकना ज्यादा जरूरी है। उसके आदेश मिलते ही सारे गार्ड्स प्रिंस की वाइफ पर टूट पड़े। भीड़ में किसी ने जोर से कहा, क्या जो ये लड़की कह रही है वो सच है? अगले ही पल सैनिकों ने उन सबको घेर लिया। ये दृश्य देखकर आसपास मौजूद लोग दंग रह गए। किसी ने पहचानते हुए कहा, वो वही लापता प्राइम मिनिस्टर लॉ हैं। हालात और बिगड़ते देख यांगजिन ने तुरंत कहा, आंट मुझे आपकी मदद चाहिए। पेंडेंट से आंट की आवाज आई, घबराओ मत, मैं सब समझ चुकी हूँ।
अगले ही पल यांगजिन ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और सभी सैनिकों को वहीं की वहीं जकड़ दिया। ये देखकर एम्परर दंग रह गए और बोले, यांगजिन, तुमने ये क्या किया? यांगजिन ने गंभीर स्वर में कहा, ये लाइफ सैक्रिफाइस ग्रैंड अरे है। इसमें शक्ति पाने के लिए पूरे डायनेस्टी के लोगों की जान की बलि दी जाती है। उसकी बात सुनते ही सबको समझ आ गया कि अभी जो काले इविल स्पिरिट्स दिखाई दिए थे उनके पीछे दूसरा प्रिंस ही था। भीड़ में किसी ने कांपती आवाज में कहा, दूसरा प्रिंस अब इंसान नहीं रहा। प्रिंस गुस्से से दहाड़ा, बस क्या इन दो लोगों की बात सुनकर तुम सब मुझे अपराधी मान लोगे? सबूत कहाँ है? कैसे साबित करोगे कि मैं ही दोषी हूँ? यांगजिन ने बिना घबराए जवाब दिया, बहुत आसान है, यहाँ मौजूद किसी के पास कल्चरेशन नहीं है। इतना कहकर उसने अपनी शक्ति सीधे प्रिंस पर इस्तेमाल की। अगले ही पल उसके शरीर पर छिपी नकली ऑरा टूटकर बिखर गई और उसके भीतर की असली डार्क ऑरा बाहर निकल आई। प्रिंस एक पल के लिए सन्न रह गया, फिर जोर से हंस पड़ा। अच्छा, बहुत अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरी प्यारी छोटी बहन भी एक कल्टीवेटर बन चुकी है। यांगजिन ने अपनी शक्ति और बढ़ा दी। प्रिंस हंसते हुए बोला, ठीक है, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पीछे इतने ताकतवर लोग होंगे, लेकिन क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई हो? कितनी मासूम हो तुम। मैंने आज के दिन के लिए पूरी जिंदगी मेहनत की है, अनगिनत बलिदान दिए हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इतनी सी चीजों से तुम मुझे हरा दोगी? तुमने मुझे बहुत कम आंका है। नेसेंट सोल कल्टीवेटर, बाहर आओ। उसने मदद के लिए जोर से पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया। यांगजिन ने शांत स्वर में कहा, भैया किसका इंतजार कर रहे हो? वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं? क्योंकि अब वो कभी नहीं आएंगे। प्रिंस की आंखें फैल गईं। नहीं, ये नहीं हो सकता। उन्होंने मुझसे वादा किया था, उन्हें तो आना ही था, फिर वो आए क्यों नहीं? ये कैसे हो सकता है? अगले ही पल उसकी आंखों में पागलपन उतर आया। नहीं, मेरे पास अभी भी आखिरी ट्रम्प कार्ड बचा है। जैसे ही उसने अपनी अंतिम शक्ति एक्टिवेट करनी चाही, वही शक्ति पलटकर उसी पर टूट पड़ी। भयानक बिजली उसके पूरे शरीर पर गिरी और अगले ही पल उसका शरीर राख बनकर बिखर गया। मैं मन ही मन मुस्कुराया, अब इसका असली दर्द महसूस करो। तभी प्रिंस की वाइफ अविश्वास से चीख उठी, क्या? मेरा शरीर फिर से सामान्य हो गया। ये आखिर हो क्या रहा है? तभी ऊपर मौजूद बैरियर टूट गया और सभी लोग डर गए। मैं मन ही मन सोचने लगा, मुझे अभी भी स्टोरी के हिसाब से आगे बढ़ना होगा। चेनवन डायनेस्टी का नष्ट होना जरूरी है और एक विलन के रूप में मुझे बस यांजिन को गुस्सा दिलाना है। फिर मैं बोला, मिस यांजिन के पास तो कोई स्पिरिट रूट भी नहीं है, फिर भी वो इतनी शक्तिशाली कैसे है? वो दूसरों की शक्ति अब्सॉर्ब कैसे कर सकती है? और उसे डायनेस्टी के नष्ट होने की कोई याद भी क्यों नहीं है? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, मिस यांजिन के पास इनेट केओस सेंट बॉडी है। जब उसका नियंत्रण खो जाता है तो वो सभी जीवित प्राणियों को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए निगल जाती है। हाँ, मेरी ये सारी बातें यांजिन सुन सकती थी। ये सुनकर वो अंदर ही अंदर रो पड़ी और सोचने लगी, तो क्या मैं सच में एक दिन मॉन्स्टर बन जाऊंगी? क्या मैं सच में चेनुआन डायनेस्टी को नष्ट कर दूंगी? दूसरी तरफ मैं मन ही मन सोच रहा था, इस बेचारी लड़की की किस्मत ही खराब है, इसे मेरे जैसे विलन का सामना करना पड़ा। लेकिन कौन सोच सकता था कि आखिर में मैं ही सबको बचा लूंगा। कितनी मासूम लड़की है। मेरी बातें सुनकर यांजिन मन ही मन सोचने लगी, आगे क्या होगा ये वो नहीं जानता, लेकिन मैं जानती हूँ, ब्रदर यूनाई, तुम मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तभी मैं सिस्टम स्पेस के अंदर पहुंच गया और बाहर मौजूद सभी इविल स्पिरिट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। फिर मैंने सिस्टम से कहा, सब खत्म हो गया, अब मैं चलता हूँ। सिस्टम ने जवाब दिया, बधाई हो बॉस, स्टोरी कंप्लीट। रिवॉर्ड के रूप में आपको पूरी टाइमलाइन रिकमेंडेशन और 100 साल की कल्चरेशन प्राप्त हुई है। मैं मन ही मन सोचने लगा, अगर इन दोनों को एक साथ मिला दूं तो शायद मैं निर्वाण स्टेज में ब्रेक थ्रू कर सकता हूं। अगले ही पल सारी शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश करने लगी। एक बार निर्वाणा स्टेज तक पहुंच गया तो आगे मेरे लिए शक्ति के और भी कई रास्ते खुल जाएंगे। इसके बाद मैंने आसमान में मौजूद सभी लड़कियों को वहां से हटा दिया। प्रिंसेस यांजिन के विलन बनने वाली पूरी स्टोरी लाइन को भी मैंने बदल दिया। फिर मैंने यांजिन को कई तरह की शक्तियां प्रदान की ताकि भविष्य में जब वो मुझे मारने आए तो कम से कम अच्छे से मुकाबला कर सके। इसके बाद मैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर बढ़ गया, यानी इस कहानी के अगले भाग की तरफ। और यहीं पर आज के वीडियो को खत्म करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ बातें कहना जरूरी है। हमारा मेन कैरेक्टर जहां भी कुछ करता है, असल में पूरी ओरिजिनल स्टोरी उसके बिल्कुल उलट हो रही है। यानी जितनी भी हीरोइन कैरेक्टर्स या फीमेल कैरेक्टर्स हैं, वो सभी जानती हैं कि मेन कैरेक्टर उनके साथ बुरा व्यवहार करने का सिर्फ नाटक कर रहा है, जबकि अंदर से वो एक अच्छा इंसान है। और आप लोगों की ही डिमांड थी कि मैं एक विलन सिस्टम वाली स्टोरी लेकर आऊं, इसलिए इस बार ऐसी कहानी लाई गई है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको स्टोरी के किसी भी हिस्से को समझने में कोई परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। और आगे आप किस तरह की स्टोरी देखना चाहते हैं ये बताना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, बाय बाय।